हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। इरिगेशन में जितने भी टॉपिक हो गए हैं, मेरे ख्याल से आपने सारे टॉपिक के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लिया होगा। जो भी टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं उनके क्वेश्चंस को आपको क्या करते जाना है, सॉल्व करते जाना है। इसलिए आपको वीडियो के बीच में गैप मिल जाता है ना, 1 दिन या 2 दिन का गैप दिया जाता है, इसलिए ताकि आप क्या करो, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैं करवाता ही हूँ, साथ में आपके क्या है कि जो आपका जिस भी बुक से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उस बुक से आप उस टॉपिक को पढ़ो। टॉपिक को पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपको उसी टाइम पे ही करते जानी है ना। तो आपको 1-2 दिन का गैप मिल जाता है, उस टाइम पे आपको क्या करना है, वो टॉपिक के क्वेश्चंस खुद ही प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और उस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई भी दिक्कत आती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा आज का टॉपिक है इरिगेशन पे, वो हमारा डैम एंड रिजर्वायर है ना। तो आज हम देखेंगे डैम क्या होता है, रिजर्वायर क्या होता है ना। और इस चैप्टर को फिर हम आज क्या करेंगे, फिनिश भी करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर की जो है PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और डाउनलोड करने के बाद फिर आप एक बार क्या करो, यहाँ से एक बार वीडियो देख लो। वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना, PDF को खुद भी रीड करना है ना, ताकि आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा डैम क्या होता है। तो आपको पता है डैम क्या है हमारा। डैम जो है, डैम का मतलब क्या होता है, डैम क्यों बनाया जाता है ना। हमारी ये रिवर है, रिवर में से हमारा क्या हो रहा है, वाटर का फ्लो होगा। तो वाटर का फ्लो होगा तो यदि हमको इस वाले एरिया में वाटर को क्या करना है, स्टोर करना है, वाटर को स्टोर करना है, तो हम रिवर के अक्रॉस में एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिससे कि हम वाटर को क्या कर सकें, स्टोर कर सकें, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, डैम बोलते हैं। ये हमारी रिवर है, रिवर का ये हमारा रिवर का फ्लो है। इसके ये जो हमारा बैरियर है, इसके जो इस साइड वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम साइड बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम साइड बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया, ये जो बैरियर हमने बनाया, इसको ही हम क्या बोलते हैं, डैम बोलते हैं। अच्छा, और ये वाला एरिया जहां पर हमारा क्या हो जाएगा, वाटर भर जाएगा, बोल सकते हैं हमारा जो पानी पूरे तरीके से यहाँ पर भर जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, रिजर्वायर बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो आपको रेड कलर का ये एरिया दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, सबमर्ज्ड एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबमर्ज्ड एरिया, ठीक है। ये हो गया हमारा अपस्ट्रीम साइड, ये हो गया हमारा डाउनस्ट्रीम साइड। ये तो आप जब टॉप से देख रहे हैं तो आपको इस तरीके से दिखेगी। यदि आप साइड से देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डैम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो रिजर्वायर होगा हमारा, ये जो रिजर्वायर होगा, इस पर भी हमारे कुछ लेवल होते हैं। यदि हम बात करते हैं हमारे MPPSC के एग्जाम पे, यहाँ से एक क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछा भी गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डैम की डेफिनेशन। डैम इज अ बैरियर दैट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ रिवर, है ना। ये जो बैरियर है हमारा रिवर के अक्रॉस में बनाया गया है, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ रिजर्वायर फॉर इम्पाउंडिंग वाटर। यहाँ पर क्या है, रिजर्वायर बनाया जाता है जहां पर आपका वाटर क्या हो सके, स्टोर हो सके। टू प्रोवाइड अ फैसिलिटी ऑफ डाइवर्टिंग वाटर फ्रॉम द रिवर, है ना। अब यदि हमने यहाँ पर ये डैम बना दिया, यहाँ पर हमारा रिजर्वायर हो गया, तो यहाँ से यदि हमको वाटर को किसी दूसरी जगह पर, या जैसे कैनाल बनानी है साइड से, तो कैनाल बना के वाटर को डाइवर्ट भी कर सकते हैं हम। तो डैम का दूसरा यूज क्या है, एक तो पहला यूज हो गया हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं। दूसरा यूज ये है हमारा डैम बनाने का कि हम क्या कर सकते हैं, वाटर की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि हम दूसरी जगह पर भी वाटर का फ्लो कर सकते हैं ना। तो पहला तो हमारा क्या हो गया, इंपाउंडिंग वाटर हो गया, है ना। सेकेंड यदि हम बात करें तो वाटर को डाइवर्ट कर सकते हैं, है ना, रिवर से। और तीसरी यदि हम बात करते हैं कि यदि हमारी यदि यहाँ से इस साइड से हम बात करें कि हमारा जो वाटर का फ्लो है अपस्ट्रीम साइड से जब आ रहा है, तो उस टाइम पे हो सकता है कि उस पर बहुत सारी सिल्ट हो, और यहाँ पर हमको आगे चल के, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर हमको अनलाइन कैनाल बनानी है। यदि हमने ये डैम नहीं बनाया तो ये सारी की सारी सिल्ट जो है हमारी इस अनलाइन कैनाल पे भी जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, डैम बना के यहाँ पर जो भी सिल्ट है ना, या जो भी कचड़ा है ना, उनको हम क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, और फिर यहाँ से वाटर का फ्लो धीरे धीरे देंगे, और यहाँ पर हमारा जो है साफ पानी जाएगा। ऐसा पानी जाएगा जहाँ जिस पर सिल्ट जो है कम मात्रा में होगी, है ना।
तो थर्ड यूज क्या है कि द रिवर टू रिटेन डेब्रिस फ्लोइंग इन द रिवर अलोंग द वाटर, है ना। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो भी डेब्रिस होगा उसको यहाँ पर इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे 3 यूज हो गए बेसिकली डैम के। पहला यदि हम बात करें वाटर को स्टोर करना, दूसरा रिवर की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं हम, है ना। डायरेक्शन को चेंज करने का मतलब ये है हमारा कि हम यहाँ पर यदि हमको दूसरी कैनाल बनानी है तो हम वहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, वाटर को भेज सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि जो हमारा डेब्रिस होगा उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये सारे यूज हो गए डैम के। अब डैम बना के हम जब वाटर को स्टोर किया तो वाटर को स्टोर करके हम उसका क्या यूज कर सकते हैं, इरिगेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं हम उसका, है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो इरिगेशन के बाद यदि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वगैरह बना सकते हैं हम, है ना। तो ये सारा काम कर सकते हैं हम डैम बना के। अब यदि हम बात करते हैं, ये तो हमारी बेसिक होगी डैम की डेफिनेशन। अब यदि हम बात करते हैं कि ये जो हमारा रिजर्वायर होता है, जहाँ से लास्ट ईयर में क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो यदि हम बात करते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा डैम है ना। और इस पे ये यहाँ पर लगा हुआ गेट। अब यदि हम बात करते हैं कि ये जो है हमारा, इसको हमने, ये जो लेवल है हमारा, ये लेवल जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं, इस लेवल को बोलते हैं मिनिमम पूल लेवल। मिनिमम पूल लेवल का मतलब ये है कि जब किसी भी डैम को बना रहे हो तो उस टाइम पे उस कंडीशन तक, मिनिमम पूल लेवल तक वाटर का होना जरूरी है। अगर उस कंडीशन पे वाटर नहीं होगा तो हमारा जो डैम है वो ओवरटर्न कर सकता है ना। तो ये हमारा इतना पानी तो होना ही चाहिए हमारे डैम पे, तो इसको हम बोलते हैं मिनिमम पूल लेवल। अब मिनिमम पूल लेवल पे भी हमारे यहाँ पर सबसे नीचे यदि बात करोगे तो वहाँ पर सिल्ट जमा होती है या सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जो कि या सेडिमेंट्स हमारे वहाँ पर क्या हो जाते हैं, जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इसको हम जो बोलते हैं मिनिमम पूल लेवल तक का जो हमारा लेवल होगा, उसके नीचे जो भी वाटर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, डेड स्टोरेज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, डेड स्टोरेज। उसके बाद यदि हम बात करते हैं जहां पर हमारा गेट लगा है वहां तक का जो लेवल होगा, क्योंकि गेट से जस्ट नीचे हमारा क्या होगा, नॉर्मल पूल लेवल। तो मिनिमम पूल लेवल से नॉर्मल पूल लेवल तक जो भी वाटर स्टोर होगा उसका जो वॉल्यूम होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, यूजफुल स्टोरेज बोलते हैं। उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, यूजफुल स्टोरेज बोलते हैं। और यही क्वेश्चन हमारा लास्ट ईयर में हमारे एग्जाम पे पूछा गया है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, ये हमारा गेट है और गेट के यदि ऊपर वाले पार्ट में देखो तो ऊपर वाले पार्ट से हमारा एक लेवल दिख रहा है, वो है हमारा क्या, मैक्सिमम वाटर लेवल, है ना। तो मैक्सिमम वाटर लेवल और नॉर्मल पूल लेवल के बीच में जो भी वाटर आपका अवेलेबल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सरचार्ज वाटर। क्या बोलते हैं, सरचार्ज वाटर, है ना। तो ये हमारी कंडीशन है, ये आपको पता होना चाहिए। MWL क्या होता है, तो मैक्सिमम वाटर लेवल होता है। NPL क्या होता है, नॉर्मल पूल लेवल। MPL क्या होता है, मिनिमम पूल लेवल। तो नॉर्मल पूल लेवल और मिनिमम पूल लेवल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूजफुल वाटर बोलते हैं। मिनिमम पूल लेवल से जो मिनिमम पूल लेवल तक वाटर जो भी प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेड स्टोरेज, ठीक है। तो ये हमारी हो गई रिजर्वायर के बारे में बात, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा डैम है, डैम का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है। तो डिफरेंट टाइप से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं इसके यूजेस के हिसाब से, है ना, यूजेस के हिसाब से किस तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास होता है स्टोरेज डैम या इंपाउंडिंग डैम। अब यदि हम बात करते हैं स्टोरेज डैम, तो स्टोरेज डैम का काम क्या होता है कि जैसे यदि हम बात करते हैं हमारे रेनी सीजन में हमारी रिवर में वाटर बहुत ज़्यादा आ गया है ना। अब वाटर बहुत ज़्यादा आ गया, हमने क्या कर दिया, एक डैम बना दिया। अब रेनी सीजन में तो हमारे पास वाटर मौजूद है, लेकिन यदि हम बात करेंगे कि कुछ टाइम के बाद जब हमको वाटर की नीड होगी तो हम क्या करेंगे, उसी स्टोरेज वाटर को ही यूज करके हम क्या करेंगे, डैम बनाने के बाद धीरे धीरे उस वाटर को छोड़ देंगे और जहां पर जरूरत होगी हम वहां पर वाटर की सप्लाई कर देंगे। तो स्टोरेज डैम का क्या पर्पस होता है हमारा, टू फुलफिल डिमांड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। ड्राई सीजन के टाइम पे जो हमारी डिमांड होगी तो हम वहां पर वाटर को अवेलेबल करा सकते हैं इस टाइप का डैम बना के। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज डैम बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिटेंशन डैम। डिटेंशन डैम का आप बोल सकते हैं, डिटेंशन डैम का हमारा यूज क्या होता है। डिटेंशन डैम हमारा एक तरीके का फ्लड कंट्रोल डैम होता है। जब हमारी रेनी सीजन है तो रेनी सीजन के टाइम पे कुछ ऐसा हो सकता है कि मतलब वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो चुका है। अब यदि वो वाटर हम डायरेक्ट यदि छोड़ते हैं, यदि हमारा डैम नहीं है तो हो सकता है कि बहुत सारे जो लो लेवल पे हमारे गांव होते हैं उसकी टोपोग्राफी ऐसी है कि वहाँ पर लो एरिया है, तो लो एरिया में हमारा हो सकता है कि वाटर जो है पूरी तरीके से उन गाँवों को डुबा सकता है। तो वहाँ पर हमने क्या कर दिया, डैम बना दिया, और डैम बनाने के बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में वहाँ से वाटर को हम क्या करते जाएंगे, सप्लाई करते जाएंगे ताकि डैमेज कम हो। तो इस तरीके के डैम को हम क्या बोलते हैं, डिटेंशन डैम बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डाइवर्जन डैम। डाइवर्जन डैम का मतलब क्या होता है कि हमको ऐसा डैम जिसपे हमको वाटर को क्या करना है, डाइवर्ट करना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जन डैम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है डेब्रिस डैम। तो डेब्रिस डैम अभी बताया कि हमको जो भी हमारा डेब्रिस है उसको एलिमिनेट करना है रिवर से, तो इस तरीके का डैम बनाते हैं हम डेब्रिस डैम। एक और डैम होता है हमारे पास यूजेस के हिसाब से, वो होता है हमारे पास कॉफर
डैम। अब कॉफर डैम एक प्रकार का क्या होता है, टेम्परेरी डैम होता है। और इस डैम को हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम इस कुछ स्पेशल जगह पर बनाते हैं जहां से हमको वाटर को क्या करना पड़ता है, एक्सक्लूड करना पड़ता है कुछ काम करने के लिए वहां पर, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉफर डैम। और कॉफर डैम एक टेम्पररी डैम होता है, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिक डिजाइन, हाइड्रोलिक डिजाइन के हिसाब से यदि हम बात करें तो हाइड्रोलिक डिजाइन के हिसाब से हमारे पास दो डैम होते हैं। एक तो हमारे पास होता है ओवरफ्लो डैम और एक हमारे पास होता है नॉन ओवरफ्लो डैम। अब ओवरफ्लो डैम क्या होता है हमारा, तो ओवरफ्लो डैम ऐसा डैम जिसपे कि हमारा जब वाटर फुल सप्लाई लेवल पे जाता है तो फुल सप्लाई लेवल के बाद वाटर क्रेस्ट में से खुद ही अपने आप होकर नीचे जाने लगता है ना। जो क्रेस्ट होता है, क्रेस्ट में से होकर अपना वाटर जो है खुद ही क्या हो जाता है, डाउन स्ट्रीम साइड में जाने लगता है जब वाटर ज्यादा मात्रा में हो जाता है अप स्ट्रीम साइड में, है ना। तो ऐसे गेट को हम क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो डैम बोलते हैं। ओवरफ्लो डैम पे हम किसी प्रकार से जो क्रेस्ट है, क्रेस्ट में हम रोड नहीं बना सकते या सड़क नहीं बना सकते हैं, है ना। तो इस पे बोल सकते हैं इसमें किसी प्रकार के गेट नहीं होते, तो डोंट हैव गेट ओवरफ्लो डैम पर। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं नॉन ओवरफ्लो डैम, तो नॉन ओवरफ्लो डैम की यदि हम बात करें तो नॉन ओवरफ्लो डैम इस प्रकार का डैम होता है जिस पर गेट लगे होते हैं। एक्स्ट्रा में वाटर होता है तो गेट को खोल दिया जाता है और वाटर क्या हो जाता है आपका, वहां से निकल जाता। तो नॉन ओवरफ्लो डैम पे हम क्या बना सकते हैं, जो हमारी रोड है वो भी हम बना सकते हैं, है ना। आजकल कुछ ऐसे डैम भी बनते हैं जिनमें आधा पार्ट तो उसका क्या होता है, कुछ पार्ट उसका आपका ओवरफ्लो होता है और कुछ पार्ट उसका क्या होता है, नॉन ओवरफ्लो होता है ना। तो वही यहां पर भी दिख रहा है आपको ये स्ट्रक्चर, या तो ये ओवरफ्लो डैम हो सकता है या तो ये नॉन ओवरफ्लो डैम हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि ओवरफ्लो और नॉन ओवरफ्लो दोनों साथ में हो, है ना। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से डैम को किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रिजिड डैम। अब रिजिड डैम में यदि हम बात करते हैं तो जैसे हमारा कंक्रीट डैम हो गया, स्टील डैम हो गया, है ना, स्टील से बना डैम हो गया, या हम बोल सकते हैं टिम्बर से बना डैम हो गया, तो ये सारे क्या है हमारे रिजिड डैम है। नॉन रिजिड डैम की यदि हम बात करते हैं तो जैसे हमारे पास अर्थन डैम हो गया या रॉकफिल डैम हो गया। रॉकफिल का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारी रॉक और स्टोन मैसनरी को मिक्स करके बनाया जाता है, वही हमारा क्या होता है, रॉकफिल डैम होता है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो डैम को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन। स्ट्रक्चरल डिजाइन के हिसाब से भी हमारे डैम को क्लासिफाई किया गया है। स्ट्रक्चरल के हिसाब से यदि हम बात करते हैं तो हमारे डैम को तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास होता है ग्रेविटी डैम, एक हमारे पास होता है बटरेस डैम और एक हमारे पास होता है आर्च डैम। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटी डैम की। तो ग्रेविटी डैम क्या होता है, जो हमारा ग्रेविटी डैम होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्स काम करते हैं, है ना, बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगते हैं। लेकिन उन एक्सटर्नल फोर्स के कारण भी वो आपका फेल नहीं होता। फेल क्यों नहीं होता, क्योंकि उसका सेल्फ वेट इतना ज्यादा होता है कि वो सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को क्या कर लेता है, आपका सह लेता है ना। सारे के सारे जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनको क्या कर लेता है, उसका सेल्फ वेट रजिस्ट कर लेता है। उसी डैम को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी डैम बोलते हैं। अब ग्रेविटी डैम को यदि हाइट के हिसाब से देखें तो हाइट के हिसाब से तीन टाइप में इसको डिवाइड किया गया है, लो ग्रेविटी डैम, मॉडरेट ग्रेविटी डैम और हाई ग्रेविटी डैम। अब लो ग्रेविटी डैम क्या कहलाता है, यदि हमारे डैम की हाइट यदि 100 फीट तक है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लो ग्रेविटी डैम बोलते हैं। यदि हमारे डैम की हाइट 100 to 300 फीट है तो उस टाइप के डैम को हम क्या बोलते हैं, हम मॉडरेट ग्रेविटी डैम। और यदि हमारे डैम की हाइट 300 फीट से ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाई ग्रेविटी डैम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बटरेस डैम, या इसी को हम क्या बोलते हैं, हॉलो डैम, है ना। बटरेस डैम क्या है हमारा, तो आपको ये दिख रहा है, ये हमारी अपस्ट्रीम साइड है और ये हमारी डाउन स्ट्रीम साइड है। तो डाउन स्ट्रीम साइड पे हमने क्या किया हुआ है, कुछ सपोर्ट्स लगा के रखे हैं जिससे कि हमारा जो क्रेस्ट वाला पार्ट है वो आपका फेल ना हो, है ना। तो हमने ये क्या किया, यहाँ पर ये सपोर्ट्स या बटरेस प्रोवाइड किए हुए हैं। इनको क्या बोलते हैं, बटरेस बोलते हैं या सपोर्ट बोल सकते हैं, है ना। तो हमने क्या किया है, डाउनवर्ड साइड में हमने इनको प्रोवाइड किया है ताकि ये वाला जो पार्ट है हमारा, जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये हमारा क्या हो, फेल ना हो, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बटरेस डैम या हॉलो डैम। नेक्स्ट है हमारे पास आर्च डैम। अब आर्च डैम की यदि हम बात करें तो आर्च डैम क्या होता है, तो आपने जैसे देखा होगा आर्च डैम की यदि हम बात करते हैं तो एक तो आप देखते हो ब्रिज और एक आप देखते हो हमारा क्या, डैम। अब यदि हम ब्रिज की बात करते हैं तो जो हमारा वर्टिकल प्लेन पे यदि हमने आर्च प्रोवाइड किया हुआ है तो वो उसको आप देखते होगे किसमें, उसको आप देखते होगे ब्रिज के पार्ट में। कि हमने जब हॉरिजॉन्टल या बोल सकते हैं जब हमने वर्टिकल प्लेन पे यदि आर्च की बात की है तो हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है आर्च ब्रिज। यदि हम बात करते हैं कि हमारा जो डैम है यदि वो हमारा हॉरिजॉन्टल में आपका क्या है, आर्च हमने दिया हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्च डैम बोलते हैं। अब आर्च डैम की यदि हम बात करें तो आर्च डैम क्या कहलाता है, आर्च
इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये अच्छे से याद रखना कि यहाँ पर हमने जो आर्च प्रोवाइड किया हुआ है वो कहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब ये है कि यदि हम इसको टॉप से देखते हैं, मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ, यदि हम टॉप से देखते हैं, है ना, यदि हम टॉप से देखते हैं तो हमको कुछ इस तरीके से चीज़ें दिखाई देंगी। ये हमारी रिवर थी, ये हमारी क्या थी, रिवर थी, है ना। ये वाली रिवर को हमने उठा के यहाँ पर रख लिया, और जब हम टॉप से देखेंगे तो हमारा जो डैम है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी अपस्ट्रीम साइड हो जाएगी और ये हमारी क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम साइड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो इस पे जो भी हमारा जो आर्च प्रोवाइड किया जाता है वो किस डायरेक्शन पे, हमारा ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे हमने आर्च प्रोवाइड किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल पे, है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि इस पे जो लोड का मतलब जो लोड रजिस्ट करता है आर्च डैम, वो किस बेसिस पे करता है, पार्शियली हमारा जो उसको लोड को बियर करता है आर्च एक्शन के थ्रू उसका लोड बियर होता है या रजिस्ट होता है, या सेकेंड बोल सकते हैं, और पार्शियली हमारा जो रजिस्ट होता है कैंटिलीवर एक्शन के थ्रू हमारा लोड रजिस्ट करता है। अब आर्च एक्शन क्या कहलाता है, तो यदि आप एक बीम लेते हो, है ना, यदि आप एक बीम लो और बीम पे आपने मोमेंट कैलकुलेट किया तो कुछ वैल्यू आई, उसके बाद यदि आप बात करते हो आर्च आप लगाते हो बीम की जगह और वहां पे आप मोमेंट को कैलकुलेट करते हो, तो हमारी जो मोमेंट की वैल्यू आएगी एज कंपेयर टू बीम, वो क्या आएगी, कम आएगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्च एक्शन बोलते हैं, है ना। तो जो लोड रजिस्ट करेगा हमारा आर्च डैम, वो किस तरीके से करेगा, आर्च एक्शन और कैंटिलीवर एक्शन के थ्रू। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि जनरली जो हमारा आर्च डैम है वो कहां पर प्रोवाइड किया जाता है, तो कहां पर प्रोवाइड किया जाता है, रिवर वैली पे, है ना। कहां पर प्रोवाइड किया जाता है हमारा आर्च डैम, रिवर वैली पे। नेक्स्ट चीज हमको ये याद रखनी है कि जो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, जैसे यदि हम बात करते हैं ये इसकी ये रेडियस हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी, ये क्या है, इसकी रेडियस हो जाएगी। अब यदि इसकी रेडियस की बात करें तो रेडियस जैसे जैसे इंक्रीज होगी हमारे डैम की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। जैसे जैसे हम बात करेंगे रेडियस हमारी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, लोड कैरिंग कैपेसिटी हमारे आर्च की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यदि हम इसी को बात करते हैं 1/r के टर्म में, जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करती है हमारी लोड कैरिंग कैपेसिटी। रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना ज्यादा होगा लोड कैरिंग कैपेसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आर्च डैम के बारे में समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि इसका जो ये वाला जो अपस्ट्रीम साइड वाला पार्ट है, इसके इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं एक्स्ट्राडोज, और इसके जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्राडोज, ठीक है। इसके जो बाहर वाला पार्ट है इसको एक्स्ट्राडोज बोलते हैं और इसके अंदर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इंट्राडोज बोलते हैं। अब आर्च डैम की ही यदि हम बात करते हैं तो आर्च डैम को 4 टाइप से डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला हमारे पास होता है कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम। कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम का मतलब क्या है कि जिस पर रेडियस क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब कौन सी रेडियस कांस्टेंट होगी ये अच्छे से देखना। यदि ये हमारा सेंटर पॉइंट है तो इसकी जो ये एक्स्ट्रा डोज की यदि हम बात करते हैं तो एक्स्ट्रा डोज की जो रेडियस होती है थ्रू आउट द डैम वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यदि मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूं तो डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से दिखेगा साइड से। कुछ इस तरीके से। कहने का मतलब ये है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, टॉप हो गया। अब यहां से आपका ये एंगल ये यहां से बन रहा था तो इसकी जो एक्स्ट्रा डोज की रेडियस है वो थ्रू आउट द डैम मतलब बेस से लेकर टॉप में जब आप जा रहे हो तो वो क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो एक्स्ट्रा डोज फेसेस अप स्ट्रीम साइड में एंड इंट्रा डोज फेसेस डाउन स्ट्रीम साइड में। तो मैंने बोला अप स्ट्रीम साइड में एक्स्ट्रा डोज है और इंट्रा डोज किस साइड कहां पर है, डाउन स्ट्रीम साइड में। एक्स्ट्रा डोज रेडियस कांस्टेंट थ्रू आउट, है ना। जो एक्स्ट्रा डोज की जो रेडियस होगी, एक्स्ट्रा डोज की जो रेडियस होगी, मतलब इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस वाली पार्ट की, ये थ्रू आउट द डैम क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जबकि इंट्रा डोज की जो रेडियस होती है वो हमारी क्या होती है, धीरे धीरे इंक्रीज होती है। कहने का मतलब ये है यहां पर जो रेडियस होगी वो कुछ अलग होगी, यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, रेडियस की, यहां पर रेडियस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, यहां और ज्यादा हो जाएगी, यहां और ज्यादा हो जाएगी यहां पर, और टॉप में पहुंचोगे जैसे तो जो हमारी इंट्राडोज की रेडियस है वो क्या होगी, ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू बॉटम। तो वही लिखा हुआ है हमारा कि इंट्राडोज की रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है बॉटम से टॉप। बॉटम से टॉप जाने पे इसकी रेडियस क्या होती है, आपकी
इंक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इन बेस, यदि हम इस बेस की बात करें तो बेस पे जो थिकनेस होती है एज कंपेयर टू टॉप वो क्या होती है, ज्यादा होती है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि जो इसका सेंटर होता है ना, जब हम इसको बना रहे हैं तो इसका जो ये सेंटर है हर एक रेडियस के लिए, चाहे एक्स्ट्रा डोज ले लो या इंट्रा डोज ले लो, हर एक रेडियस के लिए क्या होता है हमारा सेम ही होता है। इसलिए इसका नाम जो है हमारा कांस्टेंट सेंटर आर्च डैम भी कहा जाता है। जो हमारा कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम है इसी का दूसरा नाम हमारा क्या होता है, कांस्टेंट सेंटर आर्च डैम, है ना। और ये क्यों होता है, क्योंकि सारी सेंटर के लिए, क्योंकि हमने अलग अलग यहाँ के लिए सेंटर पॉइंट, यहाँ के लिए सेंटर पॉइंट, यहाँ के लिए सेंटर, ये इन सब के लिए अलग अलग रेडियस के लिए जो सेंटर पॉइंट होगा वो हमारा सेम ही होगा, इसलिए इसका नाम क्या होता है, कांस्टेंट सेंटर आर्च डैम। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम पे, जो कॉन्क्रीट है ना, जो कॉन्क्रीट है वो ज्यादा मात्रा में यूज होती है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ कॉन्क्रीट आर यूज, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि जनरली जो आर्च बनाया जाता है, आर्च डैम बनाया जाता है, वो कौन से टाइप का बनाया जाता है, कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम ही बनाया जाता है। और ये कहां पर बिल्ड किया जाता है ज्यादातर, तो जहां पर हमारी यू शेप की वैली होती है वहां पर हम कौन से डैम को प्रोवाइड करते हैं, तो कांस्टेंट आर्च डैम को। तो ऑब्जेक्टिव में हमारे पूछा जा सकता है कि यू शेप वैली पे हम किस टाइप के डैम का यूज करते हैं, तो वहां पर हम यूज करते हैं यू शेप वैली के लिए हम यूज करते हैं कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम का, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं सेंट्रल एंगल मेड बाय रिंग वेरीज विथ एलिवेशन एंड मैक्सिमम एट टॉप एंड मिनिमम एट द बॉटम। अब यदि हम बात करते हैं कि जो इसकी सबसे यहाँ पर जो है हमारा जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है इससे हमारी रेडियस बन रही है कुछ, तो यहाँ पे हमारी कुछ रेडियस आएगी, यहाँ पर हमारी कुछ रेडियस आएगी, यहाँ पे हमारी कुछ रेडियस आएगी, यहाँ पे हमारी कुछ रेडियस आएगी। तो वही हमारी बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ पर सेंट्रल एंगल मेड बाय रिंग, जो सेंट्रल एंगल बना रहा है हमारी एक रिंग में, है ना, विथ एलिवेशन, ये क्या हो रही है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो मैक्सिमम हो जाएगी हमारी टॉप में, यहाँ पर हमको रेडियस की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, है ना, तो हमारा एंगल भी ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये है, ये पूरा क्या बनाएगा, एक रिंग बनाएगा इंट्राडोज में कुछ इस तरीके से। और जैसे जैसे हम धीरे धीरे कहाँ जाएंगे, पहले हमारी ये क्या होगी, ये सबसे नीचे वाली होगी पॉइंट, उसके बाद क्या होगा, ये वाला पॉइंट हमारा धीरे धीरे क्या होता जाएगा, क्योंकि हमारी जो इंट्राडोज है, इंट्राडोज की रेडियस क्या है, टॉप में जाते जाते क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो हमारा ये कुछ इस तरीके से नेक्स्ट वाला पार्ट और ज़्यादा हो जाएगा, नेक्स्ट वाला पार्ट और ज़्यादा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, है ना। तो मैं जो सेंट्रल एंगल होगा, सेंट्रल एंगल का मतलब क्या है, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट था उसको हमने अल्फा मान लिया, फिर जैसे और हाइट में गए उसको अल्फा 1 मान लिया, फिर और ऊपर गए उसको अल्फा 2 मान लिया। इस तरीके से यदि हम बात करते हैं तो मैक्सिमम मिलता है हमको टॉप में सेंट्रल एंगल, और बॉटम में क्या मिलता है, मिनिमम मिलता है। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन ये है कि किसी भी हाल में जो मैक्सिमम सेंट्रल एंगल होगा, सेंट्रल एंगल का मतलब ये है हमारा, इसको और समझ लो, जैसे ये हमारा इंट्राडोज वाला पार्ट है और ये हमारा एक्स्ट्रा डोज वाला पार्ट है। तो ये जो हमारा एंगल है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल बोलते हैं। तो सेंट्रल एंगल जो है बॉटम पे मिनिमम होता है और टॉप में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो हमारी यदि हम बात करते हैं मैक्सिमम एट टॉप एंड मिनिमम एट बॉटम, जो सेंट्रल एंगल की वैल्यू है कभी भी किसी भी कंडीशन में 150 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जब हम मिड हाइट में बात करेंगे, मिड हाइट में मतलब हम इस कंडीशन में बात यदि करते हैं तो उस कंडीशन पर जो रिकमेंडेड वैल्यू है सेंट्रल एंगल की वो कितनी है, 133 डिग्री 34 मिनट। ये क्वेश्चन एग्जाम पे बार बार पूछा जाता है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम पे पूछा जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल रेडियस आर्च डैम। अब वेरिएबल रेडियस आर्च डैम की यदि हम बात करते हैं तो वेरिएबल रेडियस आर्च डैम क्या कहलाता है। अभी तो हमारी क्या थी, अभी हमारा क्या था, सिर्फ हमारी इंट्राडोज की रेडियस चेंज हो रही थी। अब यदि हम इस पर बात करें कि हमारा यदि इस पर भी एक्स्ट्रा डोज की भी रेडियस चेंज होती है कुछ इस तरीके से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल रेडियस आर्च डैम। रेडियस ऑफ इंट्राडोज एंड एक्स्ट्रा डोज चेंजेस विथ हाइट, हाइट के साथ हम देख रहे हैं कि इसकी रेडियस क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। इस पर ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस पर एज कंपेयर टू यदि हम बात करते हैं कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम की तुलना में यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो कंक्रीट यूज होती है वो कितनी होती है, सिर्फ 58%। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं 100% कंक्रीट डैम बनाने में कंक्रीट यूज हो रही है, तो इसका सिर्फ 58% ही इस तरीके के डैम को बनाने पर हमारी कंक्रीट यूज होती है। क्यों नहीं होगी, अब देखो यहाँ पर देखो, ये हमारा इस तरीके का डैम था। अब हमने क्या कर दिया, इसका जो वर्टिकल फेस था इसको भी हमने कुछ इस तरीके से इसकी रेडियस हमने क्या कर दी, धीरे धीरे चेंज कर दी। तो इतनी जो कंक्रीट है हमारी एक्स्ट्रा में लग रही थी, ये वाली कंक्रीट, ये कंक्रीट अब हमारी लगेगी ही नहीं, है ना। तो ये हम वही चीज लिखी हुई है, इट यूजेस ओनली 58% कंक्रीट एज दैट ऑफ कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम। और ये कहाँ पर
कहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, ये जो प्रोवाइड की जाती है कहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, यू सेव वैली पे। जबकि जो हमारा वेरिएबल रेडियस आर्च डैम है ये कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, वी सेव वैली पे प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप का डैम है हमारे पास कांस्टेंट एंगल आर्च डैम। कांस्टेंट एंगल आर्च डैम का मतलब क्या है कि किसी भी कंडीशन पे जो सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल हमको कितना रखना है, 133 डिग्री 34 मिनट ही रखना है। यहाँ पर एंगल फिक्स कर दिया, इसलिए ये क्या है, कांस्टेंट एंगल आर्च डैम। यदि हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये कांस्टेंट रेडियस था, और इसकी यदि हम बात करें तो ये वेरिएबल रेडियस है। थर्ड वाले की यदि हम बात करते हैं तो ये क्या है, हमारा कांस्टेंट एंगल आर्च डैम। कांस्टेंट एंगल आर्च डैम मतलब हमने एंगल जो है वो क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया कि एंगल हमारा 133 डिग्री 34 मिनट ही रहेगा। ये हमारा क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है ना। और इकोनॉमिकल क्यों होता है, इस पे जो कंक्रीट यूज हो रही थी वो 100% कंक्रीट यूज हो रही थी, लेकिन यहाँ पे इसकी एज कंपेयर टू दिस बात यदि हम करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ इसका 43% ही कंक्रीट यूज होती है, इसलिए हमारी ये क्या होती है, ये हमारी इकोनॉमिकल होती है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो ये भी कहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, वी सेव वैली पर प्रोवाइड की जाती है। इसको कहाँ पर प्रेफर किया जाता है, वी सेव वैली पर प्रोवाइड किया जाता है, और इसको भी कहाँ पर प्रेफर किया जाता है, वी सेव वैली पर प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो डैम का टाइप है वो कौन सा, हमारा डबल कर्वेचर आर्च डैम। अब डबल कर्वेचर आर्च डैम की यदि हम बात करेंगे तो हमारे यदि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी हमारा कर्वेचर है और यदि हमारा वर्टिकल प्लेन पे भी कर्वेचर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल कर्वेचर आर्च डैम। अब जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी कर्वेचर है और वर्टिकल प्लेन पे भी कर्वेचर है तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखेगा, सेल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम होता है सेल आर्च डैम, है ना। तो वही चीज है, कर्वेचर बोथ इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन, ठीक है। ये कहां पर प्रोवाइड की जाती है, तो ये प्रोवाइड की जाती है जहां पर आपकी नैरो वैली होती है ना। नैरो वैली जहां पर होती है वहां पर हम किसको यूज करते हैं, डबल कर्वेचर आर्च डैम। इसका एग्जांपल है हमारा इडुक्की डैम, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, एक नोट है, नोट पॉइंट आपको याद करना है, क्या है हमारा, डिफ्लेक्शन एट कंजुगल पॉइंट शुड बी सेम। जो कंजुगल पॉइंट होते हैं हमारे, कंजुगल पॉइंट मतलब यदि हम बात करते हैं कि हमारा एक ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, इन पॉइंट को यदि हम बात करते हैं, इनमें जो हमारा डिफ्लेक्शन है वो सेम ही आना चाहिए। जब डिफ्लेक्शन सेम आएगा तो उससे क्या होगा, जो जब उस पर लोड आएगा तो लोड का जो ट्रांसफर है ना, जो लोड ट्रांसफर होगा, अबिटमेंट है वो क्या होगा, इक्वल होगा। यदि हमारा लोड का ट्रांसफर यदि अनइक्वल हो जाएगा तो फिर हमारा डैम जल्दी से क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो हम ये बात कर रहे हैं कि डिफ्लेक्शन एट कंजुगल पॉइंट पे जो हमारा डिफ्लेक्शन आएगा वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब दोनों पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू है वो सेम ही आनी चाहिए। यदि यहाँ पर हमारा डिफ्लेक्शन ज़्यादा मिला, यहाँ पर डिफ्लेक्शन कम मिला, तो हमारा जो डैम है वो फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो कंजुगल पॉइंट पर डिफ्लेक्शन सेम क्यों होना चाहिए, ताकि अबटमेंट में लोड ट्रांसफर क्या हो, इक्वल हो। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, ये सारे टाइप्स ऑफ डैम क्या होते हैं ये समझ में आ गया होगा, टाइप्स ऑफ डैम समझ में आ गया हो गया, ये रिजर्वायर समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से इस पर लेवल होते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर कहीं पे दिक्कत है तो आप क्या करना, जो जहाँ पर भी प्रॉब्लम है आपको उस ड्यूरेशन को आप कमेंट सेक्शन पे लिख देना और बता देना क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ डैम साइट। अब हमारा जो डैम है, डैम का सिलेक्शन किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, बेस्ड ऑन डैम साइट वेयर फाउंडेशन शुड बी लेड शुड बी इम्परमिएबल, है ना। जहां पर भी हमको फाउंडेशन बनाना है डैम का, वो साइड कैसी होनी चाहिए, आपकी इम्परमिएबल होनी चाहिए। यदि वो परमिएबल होगी तो वाटर क्या है, वहां पे क्या हो सकता है, पाइपिंग एक्शन हो सकता है, सीपेज होगा वहां पर, है ना। तो हम ये कोशिश करते हैं कि फाउंडेशन जहां पर बनाना है वो लेयर कैसी होनी चाहिए, इम्परमिएबल होनी चाहिए, है ना। रीजन शुड बी फ्री फ्रॉम अर्थक्विक एक्टिविटी। जहां पर भी आप डैम बना रहे हो ऐसी जगह सेलेक्ट करना है जहां पर अर्थक्विक एक्टिविटी ज्यादा ना होती हो, है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, रिवर शुड बी पेरेनियल इन नेचर। जो भी जिस रिवर पे आप डैम बना रहे हो वो वहां पर, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था मिनिमम इतना वाटर तो होना चाहिए, डेड स्टोरेज जितना है हमारा उतना वाटर तो होना ही चाहिए, नहीं तो हमारा जो डैम है वो क्या हो सकता है, ओवरटर्न कर सकता है ना। वो स्टेबिलिटी को इफेक्ट करेगा यदि यहाँ पर वाटर ही नहीं होगा। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम ऐसी रिवर पर डैम बनाएं जो कि आपकी क्या हो, पेरेनियल हो। पेरेनियल का मतलब क्या होता है, जहां पर थ्रू आउट द ईयर वाटर क्या हो, आपका मौजूद हो। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, टोपोग्राफी ऑफ द रीजन शुड बी सच दैट इन हैज वैली डीप वैली ऑफ लो सबमर्जेंस एरिया, है ना। हम ऐसी जगह पर प्रोवाइड करते हैं डैम, ऐसी जगह पर प्रोवाइड करते हैं जहां पर जो हमारा ये सबमर्ज्ड एरिया है वो कैसा हो, लो वैली पर मौजूद हो,
है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इजी अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो है हमारा इजीली कंस्ट्रक्शन मटेरियल अवेलेबल हो सके और वहां पर लेबर क्या हो, सस्ती हो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ग्रेविटी डैम क्या होता है। तो ग्रेविटी डैम के बारे में मैंने अभी समझाया था कि ग्रेविटी डैम में एक ऐसा डैम जिसपे बहुत सारे टाइप के एक्सटर्नल फोर्स आ रहे होते हैं, लेकिन उन एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट क्या कर लेता है, उसका खुद का वेट। ऐसे डैम को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी डैम बोलते हैं। अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, या हम बोल सकते हैं ग्रेविटी डैम पे जो जो फोर्स लग रहे हैं, अब हम आगे क्या करेंगे, उन्हीं की स्टडी करेंगे। यहां तक की चीजें सारी क्लियर होंगी, है ना। यदि कहीं पे कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं कौन कौन से फोर्स जो हैं एक्ट करते हैं हमारे ग्रेविटी डैम पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो मेन है वो है हमारा सेल्फ वेट, क्योंकि सेल्फ वेट ही सारे फोर्सेस को क्या करता है, रजिस्ट करता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं सेल्फ वेट की, तो वेट इक्वल टू क्या होता है हमारा, वेट इक्वल टू होता है यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम। अब यदि हम बात करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक डैम है ना। इस डैम पे यदि हम बात करें तो यूनिट वेट यदि किसी न किसी चीज से बना होगा, तो ये मान लो सपोज दैट ये कंक्रीट का बना है, तो हमने इसका यूनिट वेट ले लिया क्या, कंक्रीट, है ना, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। उसके बाद यदि हम बात करें वॉल्यूम की, तो हमने जो इसकी लेंथ है उसको हमने मान लिया है 1 मीटर। तो अब हमारे पास क्या बचा, एरिया बचा। तो हम क्या करेंगे, ये जो सेक्शन हमको दिख रहा है, सपोज ये हमारा सेक्शन 1 है, ये 2 है और ये 3 है, इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस A1 A2 और A3 का मतलब एरिया निकालने के बाद टोटल एरिया निकाल के हम उसको क्या कर देंगे, यूनिट वॉल्यूम यूनिट वेट के साथ, है ना, इसके साथ यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, सेल्फ वेट मिल जाएगा कंक्रीट का। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट इनटू वॉल्यूम। लेंथ को हमने 1 मीटर एज्यूम कर लिया, तो हमारा क्या हो गया, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट इंटू A इंटू 1। अब यहाँ से हम हर एक सेक्शन का A1 A2 और A3 निकाल लेंगे, तो हमको टोटल एरिया मिल जाएगा डैम का, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट के साथ, तो हमको क्या मिल जाएगा, सेल्फ वेट मिल जाएगा, है ना। अब यदि हम बात करते हैं इस डैम पे, देखो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हील बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, टो बोलते हैं। ठीक है, हमारे डैम में ही हमारा क्या होता है, स्लूज वे लगा होता है और स्पिल वे भी होता है। अब स्लूज वे क्या होता है, यदि हमको हमारे डैम में हमने जो डैम बना दिया, डैम बनाने के बाद यदि हमको किसी भी पर्पस के लिए वाटर की नीड है ना, तो हम क्या करते हैं, स्लूज वे से वाटर को प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं स्पिल वे की, तो स्पिल वे क्या होता है, जब हमारा वाटर लेवल नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाता है या वाटर हमारा क्रेस्ट में पहुंचने लगता है, तो जो एक्सेस वाटर है उसको रिमूव करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्पिलवे का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्स है हमारे पास वाटर प्रेशर। अब वाटर प्रेशर की यदि हम बात करें कि वाटर किस तरीके का फोर्स एक्ट कर रहा है हमारे डैम पे, तो यदि हम बात करते हैं ये हमारा रिजर्वायर है, यदि हम इसका डायग्राम प्रेशर डायग्राम बनाए, तो प्रेशर डायग्राम पे हम देखेंगे कि ऊपर यदि जहाँ पर वाटर है, मतलब जो हमारी सप्लाई फुल सप्लाई लेवल है, जो ये है हमारा वहां पर यदि बात करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, हमारा 0 होगा। और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो हमारा क्या होता जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और बॉटम पे कितना होगा, वो प्रेशर हमारा यूनिट वेट इंटू H के बराबर, क्योंकि इसकी हाइट कितनी है, H है ना। तो कितना वाटर प्रेशर एक्ट होगा हमारे डैम पे अपस्ट्रीम साइड में, तो अपस्ट्रीम साइड पे हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, फोर्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। जो हमको प्रेशर डायग्राम दिख रहा है, इसका एरिया निकाल लेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, कितना फोर्स लगा रहा है हमारा अपस्ट्रीम साइड का वाटर हमारे डैम पे। तो क्या हो जाएगा 1/2, इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू H और इंटू H। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एरिया मल्टीप्लाई कर पर मीटर लेंथ की बात हो रही है, इसलिए हम क्या निकाल लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। तो फोर्स हमारा किस पे आ जाएगा, हमारा 1/2 यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू H² इंटू 1, है ना। और ये जो फोर्स है हमारा, ये एक्ट कहां पर करता है, तो ये H/3 डिस्टेंस पे हमारा क्या करता है, बॉटम से H/3 डिस्टेंस पे एक्ट होता है जब हमारा वाटर अपस्ट्रीम साइड में। तो यदि हमारे डैम पे वाटर डाउन स्ट्रीम साइड में भी है या टेल वाटर मौजूद है, तो उस कंडीशन पे भी हम निकाल सकते हैं कि P2 कितना एक्ट होगा इस यहाँ पर। तो उसको भी हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज ये डिस्टेंस हमारी क्या है, कितनी हाइट में हमारा वाटर है, टेल वाटर हमारा H हाइट में, स्मॉल h, है ना। तो यदि हम इसके टॉप पे बात करेंगे तो यहाँ पर जो इसकी प्रेशर की वैल्यू होगी वो 0 होगी। यहाँ पर जो वैल्यू होगी कितनी होगी, यूनिट वेट इंटू H के बराबर। तो हम यहाँ से फोर्स निकाल लेंगे 1/2 यूनिट वेट ऑफ वाटर H² इंटू 1। नेक्स्ट है हमारे पास, तो हमने डिस्कस कर लिया सेल्फ वेट को और वाटर प्रेशर को। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास अपलिफ्ट फोर्स। अपलिफ्ट फोर्स का मतलब ये है कि हमारा जो डैम है, डैम के नीचे जो वाटर है वो क्या कितना प्रेशर लगा रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, अपलिफ्ट
फोर्स बोल रहे हैं। अब अपलिफ्ट फोर्स में भी यदि हम बात करते हैं, यदि हम केस 1 की बात करें, केस 1 जब हमने ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड नहीं की हुई है, तो एक केस तो हमारा ये हो सकता है जब हमने ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड नहीं की है, कि सपोज दैट ये हमारा डैम है, ये हमारा डैम है, तो इस कंडीशन पे यदि हम बात करें कि जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अपस्ट्रीम साइड में वाटर है, तो इसमें जो प्रेशर एक्ट होगा, जो अपलिफ्ट प्रेशर लगेगा, वो कुछ इस तरीके से लगेगा। सपोज ये हाइट हमारी कितनी है, h है, ये हाइट कितनी है हमारे पास, h है, और ये कितना हमारे पास डैम की विड्थ b है ना। तो इस कंडीशन पे यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो इसकी इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, यूनिट वेट इंटू h के बराबर, और यहाँ पर जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से हम यदि हम इसका अपलिफ्ट प्रेशर निकालना चाहें तो अपलिफ्ट प्रेशर को हम यू से शो करते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना, इंटू 1 कर देंगे तो हमको फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, अपलिफ्ट प्रेशर निकाल सकते हैं जब हमारा सिर्फ और सिर्फ वाटर कहाँ पर है, अपस्ट्रीम साइड में, टेल वाटर मौजूद नहीं है। सेकेंड कंडीशन की यदि हम बात करते हैं तो सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है कि ड्रेनेज गैलरी तो प्रोवाइड नहीं है लेकिन हमारा टेल वाटर क्या है, इस पर प्रेजेंट है। तो उस कंडीशन पर यदि हम बात करेंगे तो हमारा जो अपलिफ्ट प्रेशर आएगा यहाँ पर हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं और अपलिफ्ट प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू होगी इंटेंसिटी की क्या होगी, यूनिट वेट इंटू एच, और यहाँ पर क्या होगी, यूनिट वेट इंटू स्मॉल एच। ठीक है, सेकेंड केस यदि हम बात करते हैं अपलिफ्ट प्रेशर में, यदि हमने ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड की हुई है तो उस कंडीशन पे अपलिफ्ट प्रेशर कितना होगा, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि यदि हम बात करते हैं कि जब हमारा ड्रेनेज गैलरी तो प्रोवाइड की ही है, साथ में हमारा टेल वाटर भी हमारा डैम में क्या है, मौजूद है, उस कंडीशन पे सपोज ये हमारी हाइट कितनी है, कैपिटल एच है, और टेल वाटर में जो वाटर है उसकी हाइट कितनी है, स्मॉल एच है। देन इसकी इंटेंसिटी की यदि हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यूनिट वेट इंटू एच, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूनिट वेट इंटू स्मॉल एच, है ना। ये तो हमारा इससे पहले वाले केस में भी था, लेकिन ड्रेनेज गैलरी जहां पर प्रोवाइड की है वहां पे अपलिफ्ट प्रेशर कितना आएगा, तो वहां पर जो अपलिफ्ट प्रेशर आएगा वो कितना आ जाएगा, हम यदि बात करें कि हमारा जो ये स्लोप था कुछ इस तरीके से था, ऊपर यदि आप देखोगे तो ये स्लोप हमारा कुछ इस तरीके से था, लेकिन यहाँ पर ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड करने के कारण वहां पर उस पॉइंट पे अपलिफ्ट प्रेशर क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ से एक पॉइंट निकल के आया कि ड्रेनेज गैलरी जो क्यों प्रोवाइड की जाती है, तो ड्रेनेज गैलरी इसलिए प्रोवाइड की जाती है जिससे कि अपलिफ्ट प्रेशर को क्या किया जा सके, कम किया जा सके, है ना, या रिड्यूस किया जा सके। बात वही है। तो कितना रिड्यूस हो जाती है गैलरी पे यदि हम बात करें तो हमारा 2/3 जो है हमारा अपलिफ्ट प्रेशर वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर यदि अपलिफ्ट प्रेशर की बात करेंगे तो कितना जाएगा, यूनिट वेट इंटू स्मॉल एच प्लस यूनिट वेट h माइनस एच डिवाइड बाय 3, है ना, क्योंकि ये हमारा क्या है, यूनिट वेट इंटू एच है, तो यहाँ से कुछ तो वैल्यू ज्यादा मिलेगी ही, यहाँ पे कुछ तो वैल्यू ज्यादा मिलेगी यहाँ पर, तो कितनी ज्यादा मिलेगी, इसलिए हम इस पर कुछ वैल्यू को प्लस कर रहे हैं। कितनी प्लस कर रहे हैं हम, 1/3 के बराबर, और कितनी रिड्यूस हुई है पहले से, तो 2/3 के बराबर रिड्यूस हो गई है ना। तो इस तरीके से हम अपलिफ्ट प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपलिफ्ट फोर्स निकालने के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ एरिया निकालना है ना, और एरिया निकालते ही आपको क्या निकल के आ जाएगा, उस पर मीटर यदि करोगे तो आपका फोर्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड चीज ये याद रखनी है कि जो अपलिफ्ट फोर्स है हमारा, अपलिफ्ट फोर्स क्या है, हमारा डैम ये है और डैम के नीचे से जो फोर्स लग रहा है, तो हमारा जो अपलिफ्ट फोर्स है वो हमारे डैम को क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो डिस्टेबलाइज करने के कारण इसको कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है, तो सबसे पहला पॉइंट तो हमने अभी देख लिया कि ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड कर देंगे तो अपलिफ्ट प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेकेंड यदि हम बात करते हैं कि हम क्या कर दें, अपस्ट्रीम साइड में कट ऑफ वॉल प्रोवाइड कर दें सॉरी, यदि हमने अपस्ट्रीम साइड में, ये हमारा क्या है, डैम का अपस्ट्रीम साइड है, अपस्ट्रीम साइड में यदि हम कट ऑफ वॉल प्रोवाइड कर दें तो भी हमारा क्या हो जाएगा, अपलिफ्ट फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर को क्या है, वाटर की एनर्जी स्टार्टिंग में जो थी वो धीरे धीरे कट ऑफ वॉल प्रोवाइड करने से क्या हो जाएगी, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, जिसके कारण अपलिफ्ट फोर्स उस पर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड यदि हम बात करते हैं कि जो हमारा फाउंडेशन है, फाउंडेशन पे यदि हमने प्रेशर ग्राउटिंग कर दी तो प्रेशर ग्राउटिंग करने पे भी हमारा क्या हो जाएगा, अपलिफ्ट फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ पॉइंट है, इसको याद रखना है कि यदि हम अपने डैम में ड्रेनेज गैलरी किसी भी लोकेशन पर प्रोवाइड कर दें, किसी भी लोकेशन पर ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड करते हैं, तो उस कंडीशन पे हमारी जो अपलिफ्ट प्रेशर की वैल्यू है वो हमारी क्या होती है, चेंज नहीं होती, कांस्टेंट ही रहती है ना। प्रेशर एट द लोकेशन ऑफ ड्रेनेज गैलरी इज इंडिपेंडेंट, है ना, ऑफ इट्स लोकेशन एंड हेंस मैग्नीट्यूड रिमेन द सेम। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहता है, आपका सेम ही रहता है, और मैग्नीट्यूड कितना रहेगा हमारा, इसके बराबर, है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि हम जब अपलिफ्ट फोर्स की स्टडी कर रहे हैं तो अपलिफ्ट फोर्स में ये याद रखना है आपको कि ये एजम्पशन होता है कि हमारे अर्थक्वेक का अपलिफ्ट फोर्स में किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
ठीक है। तो एज्यूम दैट अपलिफ्ट फोर्स नॉट इफेक्टेड बाय अर्थक्वेक फोर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास अपलिफ्ट फोर्स। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं अर्थक्वेक फोर्स। अब अर्थक्वेक फोर्स की यदि हम बात करते हैं तो हमारी जो अर्थ है, अर्थ में अर्थक्वेक आता कैसे है, तो हमको पता है ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक, जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक की जो क्रिया होती है उसी के कारण हमारी जो अर्थ है, अर्थ में क्या होता है, हमारा अर्थक्वेक आता है ना। अब यदि हम बात करते हैं कि अर्थक्वेक है क्या, तो सडन स्लाइडिंग ऑफ रॉक इन द अर्थ इंटीरियर। अर्थ के इंटीरियर में जब हमारे जो रॉक है जब आपस में टकराते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा अर्थक्वेक जनरेट होता है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं फोकस क्या कहलाता है, तो फोकस क्या है हमारा, क्योंकि आपको पता है जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ किससे मिलकर बनी होती है, उस पर क्या होता है, कोर होता है, मेंटल होता है और क्रस्ट होता है। कोर को भी हम इनर कोर और आउटर कोर में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है हमारा मेंटल और उसके बाद आता है हमारा क्रस्ट। तो क्रस्ट के यदि हम बात करते हैं कि 100 किलोमीटर की डेप्थ में जब हम जाते हैं, है ना, तो हमको कौन सा पॉइंट मिलता है, फोकस पॉइंट मिलता है, जहां पर, या दूसरे शब्दों में इसको ऐसे बोल सकते हैं कि फोकस क्या है, जिस पॉइंट में हमारा सडन स्लाइडिंग हुई है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और जनरली ये पॉइंट कहाँ पाया जाता है, क्रस्ट के 100 किलोमीटर की डेप्थ में, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं एपी सेंटर क्या होता है, तो जो हमारा फोकस वाला पॉइंट है जब उसको वर्टिकली प्रोजेक्ट करते हैं ऊपर को, है ना, वो जब उसको प्रोजेक्ट करते हैं वर्टिकली फोकस वाले पॉइंट को, तो जो हमको सरफेस में जो पॉइंट मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, एपीसेंटर बोलते हैं। अब अर्थ के आने के टाइम पे जो वेव्स जनरेट होती हैं उनको हम बोलते हैं सीस्मिक वेव। और सीस्मिक वेव हमारी दो तरीके की होती हैं, एक तो होती है बॉडी वेव और एक होती है हमारे पास सरफेस वेव। अब यदि हम बात करते हैं बॉडी वेव की, तो बॉडी वेव भी हमारी 2 टाइप की होती हैं और हमारी सरफेस वेव भी 2 टाइप की हैं, है ना। अब यदि हम बात करते हैं बॉडी वेव की, तो बॉडी वेव में हमारे पास होती है पी वेव और एस वेव। पी मतलब प्राइमरी वेव, एस मतलब सेकेंडरी वेव, है ना। अब जो बॉडी वेव है, बॉडी वेव के जो है यदि बात करें एम्पलीट्यूड की, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, कम होता है या लो होता है, जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई होती है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं सरफेस वेव की, तो सरफेस वेव की एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। अब एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने के कारण ये याद रखना है कि ये जो सरफेस वेव्स होती हैं ज़्यादा डैमेज करती हैं, है ना, ज़्यादा डैमेज करती हैं। और इस डैमेज को कई बार क्या होता है, जो हमारा अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्वेश्चन आता है कि क्या चीज़ प्रोवाइड की जाती है, तो वह याद रखना शेयर वॉल जो प्रोवाइड की जाती है वो अर्थक्वेक से हमारे स्ट्रक्चर को बचाने के लिए ही प्रोवाइड की जाती है ना, क्या, शेयर वॉल। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं जो हमारी पी वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है, यदि उसको आपको मेजर करना है तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास होता है सिस्मोग्राफ, जिसको हम बोलते हैं रिचर्ड स्केल, ठीक है। एक स्केल और होता है हमारे पास मर्कलाइज स्केल, जिसकी सहायता से हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसी इंटेंसिटी के कारण हमारा क्या होता है, डैमेज होता है ना। जो भी डैमेज होते हैं वो उसी इंटेंसिटी के कारण ही होते हैं और जिसको मेजर किया जाता है मर्कलाइज स्केल से। अब हमारे इंडिया में यदि हम बात करते हैं, हमारे इंडिया में 4 अर्थक्वेक जोन है ना। कितनी अर्थक्वेक जोन है, 4 टाइप। यदि हम बात करें पहले के टाइम पे, तो पहले के टाइम पे 5 जोन हुआ करते थे। अब क्या कर दिया है, जो जोन नंबर 1 है और जो जोन नंबर 2 है उसको मिक्स कर दिया, उसको मिला दिया है और उसको बना दिया है हमारा जोन नंबर 1 और जोन नंबर 2 हमारा एक जोन हो गया। जोन नंबर 3, जोन नंबर 4 एंड जोन नंबर 5। तो टोटल हमारे इंडिया में अर्थक्वेक जोन कितने हैं, हमारे 4, है ना। अब यदि हम बात करते हैं जोन 1 एंड 2 में हमारा एमपी वाला रीजन आ जाता है जनरली। जोन नंबर 3 में यदि हम बात करते हैं तो हमारा जो राजस्थान वाला एरिया है वो आ जाता है। जोन नंबर 4 में बात करते हैं तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब वाला पार्ट होता है। और यदि जोन नंबर 5 की यदि हम बात करते हैं तो जोन नंबर 5 में हमारा हिमालय रीजन वाला, है ना, गुजरात का कच्छ वाला पार्ट, वो सारा हमारा किस पे आता है, जोन नंबर 5, जहां पर ज़्यादा डैमेज होते हैं अर्थक्वेक आने के कारण, है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि ये सबसे ज़्यादा डैमेज कौन सी वेव करती हैं, हमारी सरफेस वेव ही डैमेज करती हैं, है ना। तो इस सरफेस वेव के कारण ही हमारे डैम पे क्या जनरेट होता है, एक्सेलरेशन जनरेट होता है। और उस एक्सेलरेशन के यदि 2 कंपोनेंट बनाते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और एक हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन और वर्टिकल एक्सेलरेशन। अब एक चीज़ ये याद रखना है कि एक्सेलरेशन यदि आया है तो वहाँ पे इनर्शिया फोर्स भी आएगा। तो जिस डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे हमारा क्या लगता है, इनर्शिया फोर्स लगता है ना। तो 2 तरीके का एक्सेलरेशन जनरेट होते हैं सरफेस वेव के कारण। एक तो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन और एक हमारे पास होता है वर्टिकल एक्सेलरेशन। अब फोर्स ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के कारण
किस तरीके के हमारे डैम पे फोर्सेस जनरेट होते हैं उस चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा इनर्शिया फोर्स। तो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हमारा इस डायरेक्शन पे है, अप स्ट्रीम पे इस तरीके से लग रहा है। तो जो हमारा इनर्शिया फोर्स होगा किस डायरेक्शन पे लगेगा, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे। और हमको पता है F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए क्या है हमारा एक्सेलरेशन है, और कैसा एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है। और m की वैल्यू क्या हो जाएगी, W अपॉन जी। W हमारा क्या है, डैम का वेट, और g हमारा क्या है, आपको पता है g की वैल्यू है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के कारण हमारा जो फोर्स जनरेट हुआ हमारे डैम पे वो क्या जनरेट हुआ, F इक्वल टू W बाई जी इंटू अल्फा या हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है ना। तो किस डायरेक्शन पे जनरेट हुआ ये F, इस डायरेक्शन पे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोडायनेमिक फोर्स। अब हाइड्रोडायनेमिक फोर्स जब हमारा जो यदि हम बात करते हैं कि यदि एक्सेलरेशन नहीं होता, यदि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होता तो हमारा जो इसका प्रोफाइल है वाटर के कारण किस तरीके से बनता, वाटर के कारण इसका जो प्रोफाइल है वो कुछ इस तरीके से बनता, स्टेट है ना, जिसकी इंटेंसिटी टॉप में जो होती है वो जीरो होती है और जो बॉटम में होती है कितनी होती है, यूनिट वेट इनटू हाइट के बराबर। लेकिन यदि हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के कारण जो इस पर जनरेट हुई वेव्स है ना, तो इसकी जो प्रोफाइल बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, कुछ इस तरीके से बनेगी। और उस पर जो प्रेशर जनरेट होगा है ना, या जो फोर्स जनरेट होगा वो क्या होगा, हमारा हाइड्रोडायनेमिक फोर्स होगा है ना। तो एक्सेलरेशन के कारण जो फोर्स जनरेट हुआ, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के कारण जो फोर्स जनरेट हुआ उसी को हम क्या बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, या उसी को हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोडायनेमिक फोर्स। और जिसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 0.555 kh यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू एच स्क्वायर के बराबर। और ये जो हॉरिजॉन्टल हाइड्रोडायनेमिक फोर्स जो एक्ट करता है वो कितनी डिस्टेंस पे एक्ट करता है, तो हमारी 4h/3 पाई। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि जो हमारा हाइड्रोडायनेमिक फोर्स है वो एक्ट किस डिस्टेंस पे करता है, तो कितनी डिस्टेंस पे करता है, 4h/3 पाई। इसकी यदि हम वैल्यू की बात करें तो वैल्यू क्या होगी, 0.555 kh यूनिट वेट ऑफ वाटर एच स्क्वायर। अब kh की यदि हम बात करते हैं तो kh क्या होता है, हमारा एक कोफिशिएंट है या बोल सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी है ना, जिसकी वैल्यू जनरली कितनी होती है, 0.1, 0.2 या 0.3 इस तरीके से। यूनिट वेट ऑफ वाटर के बारे में आपको पता है, एंड h क्या हमारा हाइट ऑफ डैम, या आप बोल सकते हैं जितना हमारा वाटर है यहाँ पर उतनी हाइट हमारी है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, ये तो हमने देख लिया फोर्स ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे कि फोर्स जो हमारा वर्टिकल एक्सेलरेशन के कारण जनरेट होगा वो क्या होगा, तो इसके कारण यदि हम बात करते हैं तो सेल्फ वेट। यदि हमारा वर्टिकल एक्सेलरेशन यदि डाउनवर्ड कंडीशन पे है तो उस कंडीशन पे यदि हम बात करेंगे कि हमारा जो इनर्शिया फोर्स है या जो उसका सेल्फ वेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सीधी सी बात है, जैसे यदि आप किसी लिफ्ट में जा रहे हैं और नीचे के डायरेक्शन पे जाते हैं तो खुद का वजन क्या महसूस होता है, हल्का महसूस होता है। वैसे यदि हम बात करेंगे कि जब ये डैम है, डैम पे जब हमारा वर्टिकल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड कंडीशन पे लग रहा है तो उस कंडीशन पे जो इनर्शिया फोर्स या जो सेल्फ वेट जनरेट होगा वो कितना जनरेट होगा, mg माइनस अल्फा v के बराबर। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि हमारा जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है यदि अपवर्ड डायरेक्शन पे होगा तो खुद का वजन ज्यादा लगेगा, तो क्या होगा आपको F इक्वल टू m g प्लस वर्टिकल एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से सेल्फ वेट निकाल लेंगे हम वर्टिकल एक्सेलरेशन के केस में है ना। अब यदि हम बात करते हैं अर्थक्वेक के कारण कि इसका क्रिटिकल कॉम्बिनेशन क्या होगा, क्रिटिकल कॉम्बिनेशन मतलब सबसे वर्स्ट कंडीशन कौन सी है हमारी, जब हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन डाउन स्ट्रीम साइड में लग रहा है ना, और कैसा लग रहा है हमारा इस डायरेक्शन पे, और जबकि हमारा जो है वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या है हमारा डाउनवर्ड है ना। तो ये हमारी क्या है, क्रिटिकल कंडीशन होती है हमारे डैम की। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया अर्थक्वेक फोर्स में। तो अर्थक्वेक फोर्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछा जाता है कि कहां पर आपका हाइड्रोडायनेमिक फोर्स एक्ट करता है। नेक्स्ट आपसे पूछ लेगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद इनर्शिया फोर्स के बारे में पूछ सकता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के कारण कितना होता है, और वर्टिकल एक्सेलरेशन के कारण हमारा इनर्शिया फोर्स या सेल्फ वेट कितना होता है। ठीक है, तो यहां तक की चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो हमने कौन कौन से फोर्स डिस्कस कर लिया। एक तो सबसे पहले हमने सेल्फ वेट देख लिया, वाटर प्रेशर फोर्स देख लिया, अपलिफ्ट फोर्स देख लिया और अर्थक्वेक फोर्स देख लिया। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स ड्यू टू सिल्ट। अब हमको पता है कि जो हमारा डैम है, डैम का जो अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम यदि हमारा पूरा वर्टिकल है ना, यदि हमारा पूरा वर्टिकल है तो उस कंडीशन पे जो इस पे फोर्स जनरेट होगा सिल्ट के कारण, क्योंकि हमारे बॉटम पे हमने देखा था कि बॉटम पे कुछ सिल्ट जमा हो जाती है, तो वो सिल्ट की हाइट सपोज दैट क्या है, हमारी सिल्ट की हाइट कितनी है, hs है। तो इस hs के कारण जो हमारा, यदि हम बात करते हैं इसका प्रेशर डायग्राम बनाएंगे तो हमारा जो बॉटम पे जो जनरेट होगा सिल्ट के कारण जो प्रेशर जनरेट होगा वो कितना होगा, यूनिट वेट ऑफ सिल्ट इंटू के ए इंटू एच एस
है ना। और ये हमारी यदि हम जहां तक सिल्ट है इसके टॉप की बात करेंगे तो वहां पर वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, है ना, प्रेशर की। तो इसके कारण हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो फोर्स क्या हो जाएगा, जो भी इसका एरिया होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, है ना। यदि हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट ब्यूरो ऑफ रिकमेंडेशन के हिसाब से जो फॉर्मूला दिया हुआ है सिल्ट प्रेशर का, वो फॉर्मूला क्या है, फोर्स ड्यू टू सिल्ट क्या है, 3.6 एच एस स्क्वायर। एच एस क्या है हमारा, हाइट ऑफ सिल्ट डिवाइड बाय 2, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, एफ एस। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, ये क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल सिल्ट फोर्स है ना, हॉरिजॉन्टल पे, क्योंकि यदि हम बात करें कि ये यहाँ पर कितना एक्ट करेगा, ये बात की हुई है हॉरिजॉन्टल पे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, कई बार क्या होता है कि हमारा जो डैम है, डैम का जो अपस्ट्रीम साइड है, यदि वो पूरी तरीके से वर्टिकल नहीं है ना, थोड़ी सा स्लैंटिंग है, उस पर झुका हुआ है थोड़ी सा, तो उस कंडीशन पे उस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स तो आपका यही काम करेगा, है ना, उसकी वैल्यू यही होगी आपकी एफ एस इक्वल टू 3.6 एच स्क्वायर डिवाइड बाय 2। लेकिन वर्टिकल में भी हमारे पास क्या आ जाएगी उस पर, जैसे हम यदि बात करें इस वाली केस में, तो यहाँ पर वर्टिकल पे भी हमारे पास इस पर एक सिल्ट फोर्स काम करेगा, जिसकी वैल्यू होती है हमारी 9.2 एच स्क्वायर डिवाइड बाय 2 के बराबर, है ना, जिसकी वैल्यू होगी किलो न्यूटन पर मीटर में, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं वेव फोर्स की, तो वेव फोर्स क्या होता है कि हमारा जो डैम है ना, हमारा जो डैम है, ये हमारा डैम है, और डैम से कुछ डिस्टेंस पे हमारी क्या होती है, हमारे जो हवा है, हवा के कारण कुछ वेव्स जनरेट होती हैं, है ना, वेव्स जनरेट होती हैं, और जिस डिस्टेंस से हमारी वेव्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं, उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फैच डिस्टेंस बोलते हैं, है ना। अब यदि हम बात करते हैं वेव फोर्सेस की, हमको वेव फोर्स कैलकुलेट करना है, तो सपोज दैट हमारी जो वेव जनरेट हुई, इसके पास में हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पर जिसकी बात करेंगे तो ये वैल्यू कितनी है, 2/3 HW, और ये वाली वैल्यू कितनी है हमारी, ये क्या है हमारे पास, HW/3, है ना। यदि दोनों को प्लस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, हाइट ऑफ वेव मिल जाएगी, HW मिल जाएगा, है ना। अब यदि इसका डायग्राम देखो तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड क्रेस्ट, जहां से हमारा जो क्रेस्ट है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया है इस वेव के कारण, है ना। तो उसके कारण जो इसका प्रेशर डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है ना। तो इस पर यहाँ पर देखने में समझ पे आ रहा है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी प्रेशर की वो अलग होगी, और जो टोटल प्रेशर आएगा वो अलग होगा, है ना। यदि हम बात करते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी प्रेशर की, है ना, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी प्रेशर की वो कितनी होती है हमारे पास, 2.4 यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू HW, है ना। ये तो हमारी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है प्रेशर की, वेव प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू है ये, है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं ये एक्ट कहां पर होता है, तो ये एक्ट करता है हमारा कहां पर, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारी, ये वाली जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये कहां पर एक्ट करता है हमारा, ये जो फोर्स है ये एक्ट करता है हमारा HW/8 पे। कहां पर एक्ट करता है, HW/8 पे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि ये जो प्रेशर डायग्राम है, तो यहां पर जो टोटल प्रेशर की वैल्यू आएगी वो डिफरेंट आएगी। वो वैल्यू आती है, हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि टोटल वेव प्रेशर कितना होगा, तो टोटल वेव प्रेशर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास, 19.62 HW का स्क्वायर। HW क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ वेव, जिसकी वैल्यू आएगी किलो न्यूटन पर मीटर पे। यदि हम PW की बात करें, टोटल वेव प्रेशर हमारे पास कितना है, टोटल वेव प्रेशर हमारे पास किलो न्यूटन पर मीटर में 19.62 HW स्क्वायर। अब बात आती है यहाँ पर यूनिट वेट ऑफ वाटर तो आपको पता है, और ये HW के बारे में नहीं पता, है ना। HW को हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरी चीज जो टोटल प्रेशर होता है वो एक्ट कहां पर करता है, तो एक्ट होता है हमारा 3/8 HW पे। ये टोटल जो है हमारा ये क्या है, HW है, तो ये एक्ट कहां पर करता है टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर मान लो सपोज ये है, तो ये एक्ट कहां पर करेगा, ये एक्ट करेगा हमारा 3/8 HW पे, है ना। ये पूरा प्रेशर डायग्राम है जहां से हमारी वेव क्या होती है, इफेक्टेड होती है। हमारा जितना पोर्शन इफेक्टेड होता है वो पूरा पोर्शन हमारा कितना है, हमारा 5/3 HW के बराबर, है ना। और इस पे जो टोटल प्रेशर एक्ट करता है वो किस डिस्टेंस पे एक्ट करता है हमारा, यदि हम बात करते हैं वाटर के ऊपर, ये वाला पोर्शन हमारा HW/3 है, तो ऊपर वाला पोर्शन हमारा क्या बचेगा, 4HW/3, है ना। अब यदि हम बात करते हैं कि जो हमारा स्मॉल प्रेशर, मतलब जो मैक्सिमम प्रेशर है, जो मैक्सिमम प्रेशर जो बनेगा वो कितना बनेगा हमारा, 2.4 यूनिट वेट ऑफ वाटर HW के बराबर। वो एक्ट कहां पर करेगा, HW/8, मतलब HW/8 ये हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं टोटल वेव प्रेशर, तो टोटल वेव प्रेशर कितना होगा हमारे पास, 19.62 HW का स्क्वायर, और ये एक्ट कहां पर करेगा, तो ये एक्ट करता है हमारा 3/8 HW पे, ठीक है। PW को हमने बोला टोटल वेव प्रेशर, HW हमारा क्या है, वेव हाइट है ना। अब यदि हमको देखो ये यहाँ पर यदि बात करें तो HW की वैल्यू नहीं पता, तो HW को कैलकुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेव फोर्सेस से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो ये मत सोचना ये फॉर्मूला बहुत बड़ा है तो इसको याद नहीं करें, इसको भी आपको क्या करना है, याद करना है, और आपको ये वाला फॉर्मूला तो याद करना ही करना है ना। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और इसको भी लर्न करना है, इस वाले फॉर्मूले को भी आपको क्या करना है, लर्न करना है, पढ़ना ही पड़ेगा इस वाले फॉर्मूले को,
ठीक है। तो एच डब्ल्यू को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, अब ये फॉर्मूला लगाना कब है, तो इस फॉर्मूले को तभी लगाना है जब फैच लेंथ आपको कितनी दी हुई है, 32 किलोमीटर से कम दी हो। जब 32 किलोमीटर से वैल्यू कम होगी तो उस कंडीशन पे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होगा हमारा फॉर्मूला, 0.032 अंडर रूट वी एफ प्लस 0.763 माइनस 0.271 की पावर f की पावर 3/4 है ना। ये फॉर्मूला भी लर्न करना है, और यदि ये वाला फॉर्मूला याद नहीं होता तब आपको ये वाला फॉर्मूला तो याद करना ही करना है, क्योंकि इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो v यहाँ पर v क्या है, हमारा वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू होती है किलोमीटर पर आवर में। f क्या होता है, फैच, जिसकी वैल्यू होती है हमारी किलोमीटर पे। अब यदि हमारी जो f की वैल्यू, जो फैच लेंथ है हमारी, यदि उसकी f की वैल्यू ग्रेटर देन 32 है, तो उस कंडीशन में जो हमारा फॉर्मूला यूज होगा क्या होगा, 0.032 अंडर रूट v इंटू एफ। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे ख्याल से वेव फोर्स आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो जो हमारे डैम पर जो फोर्स लगता है वो कौन सा लगता है, आइस फोर्स लगता है। आइस फोर्स, अब यदि हम बात करें तो आइस फोर्स की जो वैल्यू होती है जनरली हम ले लेते हैं 500 किलो न्यूटन पर मीटर, लेकिन ये वैल्यू डिपेंड करेगी कि हमारा टेम्परेचर कितना है ना। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आइस हमारी मेल्ट हो जाएगी, तो वहां पर प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं विंड फोर्स की, तो विंड फोर्स के कारण जो हमारे डैम पे इफेक्ट आएगा वो कितना आएगा, विंड फोर्सेस के कारण जो हमारे डैम पे जो इफेक्ट आएगा वो कितना आएगा, उसकी वैल्यू जनरली हम ले लेते हैं विंड फोर्स की 1 to 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक्सपोज्ड एरिया में, है ना। यहां तक मेरे ख्याल से सारे फोर्सेस जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको याद रखना है अर्थक्वेक फोर्स के बारे में, और एक आपको वेव फोर्स के बारे में, है ना। ये दोनों तो आपको याद करने ही करने हैं, बाकी सारी चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपका अपलिफ्ट फोर्स। तो तीन आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो अपलिफ्ट फोर्स जिससे क्वेश्चन बनते हैं, एक आपका होता है अर्थक्वेक फोर्स, और एक आपके पास होता है वेव फोर्स। इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे फोर्सेस को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे फेलियर ऑफ डैम के बारे में, कि किस तरीके से हमारे डैम में फेलियर होते हैं, है ना। तो सबसे पहला होता है हमारे पास आउट टर्निंग, नेक्स्ट हमारे पास होता है कंप्रेशन फेलियर, टेंशन फेलियर एंड स्लाइडिंग फेलियर। तो वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ओवर टर्निंग के बारे में, है ना। तो ओवर टर्निंग का मतलब क्या है कि हमारे डैम का ओवर टर्न हो जाना। अब ओवर टर्न कब होगा, ओवर टर्न हमारा डैम कब होगा, देखो हमारे डैम पे क्या है, हमने क्या किया, जितने दो तरीके के फोर्स है, एक तो वर्टिकल फोर्स है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स की यदि हम बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण हमारा क्या डेवलप्ड होगा डैम पे, यदि हम टोके अबाउट में इसका मूवमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा ओवर टर्निंग मूवमेंट जनरेट होगा, है ना। ये डैम को, ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये कुछ इस तरीके से टोके अबाउट में क्या करेगा, डैम को घुमाने की कोशिश करेगा, मतलब ओवर टर्न करने की कोशिश करेगा। तो जो मूवमेंट जनरेट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ओवर टर्निंग मूवमेंट। उसके बाद यदि हम बात करते हैं, क्योंकि हमको पता है जो ग्रेविटी डैम है, ग्रेविटी डैम सारे लोड को रजिस्ट कर सकता है खुद के वेट से, है ना। तो हम जो इसकी यदि बात करें तो इसका जो टोटल वेट है वो कितना, हमारा समेशन वी हमने ले लिया। तो यदि हम इसकी बात करें, इसको टो के अबाउट रोटेट करते हैं और मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा क्या निकल के आएगा, रेजिस्टिंग मूवमेंट निकल के आएगा। अब यदि हम चाहते हैं कि हमारा डैम ओवर टर्न ना हो, तो हमको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि जो हमारा रेजिस्टिंग मूवमेंट है उसकी वैल्यू ज़्यादा रहे, किससे, ओवर टर्निंग मूवमेंट से। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, फॉर नो ओवर टर्निंग समीशन ऑफ एम आर इज ग्रेटर देन समीशन ऑफ एम नॉट, है ना। कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टिंग मूवमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए ओवर टर्निंग मूवमेंट से, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पर कितना लेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू क्या होगा, समीशन ऑफ एम आर डिवाइड बाय समीशन ऑफ एम नॉट। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, मिनिमम 1.5, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रशिंग फेलियर, या इसी का दूसरा नाम होता है कंप्रेशन फेलियर, है ना। अब देखो हमने क्या किया कि जो हमारा डैम है, डैम हमारा कहाँ से फेल होगा, बेस से। तो उसका यदि बेस की बात करें तो ये सपोज दैट ये हमारा डैम है, ये हमारा डैम है, और ये डैम का हमारा क्या है, बेस है ना। ये हमारा डैम का क्या है, बेस है। अब यदि हम बात करें तो इस पे किस तरीके के फोर्स लग रहा है, इस पे एक वर्टिकल फोर्स भी लग रहा है और इसमें एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है ना। अब यदि इस पे एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है तो इनका एक रिजल्टेंट निकल के आएगा जो कुछ इस तरीके से होगा, है ना। इसका जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरीके से होगा। तो ये रिजल्टेंट कहाँ पर जाएगा, कुछ इस तरीके से इस वाले पॉइंट में लगेगा। तो यदि हम बात करेंगे इस साइड के पार्ट में तो हमारा क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा, और जबकि इस साइड, इस वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, हमारा टेंशन जनरेट होगा, है ना। इस वाले पार्ट में हमारा क्या जनरेट होगा, कंप्रेशन। और क्योंकि हमारा रिजल्टेंट इस वाली डायरेक्शन पे लग रहा है तो ये क्या करेगा, इसको दबाने की कोशिश करेगा ये रिजल्टेंट हमारा। तो इस साइड हमारा क्या जनरेट होगा, कंप्रेशन, और इस साइड हमारा क्या जनरेट होगा, टेंशन जनरेट होगा, ठीक है। तो वही चीज यहां पर बनी हुई है। अच्छा, और ये
जो रिजल्टेंट है हमारा, जहां से हमारे बेस के किसी ना किसी पॉइंट से होकर जाएगा, तो हमारा जो विड्थ है, विड्थ के हाफ से जहां से ये होकर जाएगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, इसेंट्रिसिटी बोल रहे हैं, है ना। सपोज ये हमारा क्या है, ये हमारी डैम का बेस है, बेस जिसको हमने बी लेके, विड्थ जो है उसको लेके रखा है कितना, बी, और यदि हमने इसको सेंटर से बांट दिया तो ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक ये b/2 हो जाएगा और ये b/2 हो जाएगा। अब जो ये रिजल्टेंट है हमारा, ये सेंटर से किसी भी डायरेक्शन पे जा सकता है, इस डायरेक्शन पे कहीं किसी भी पॉइंट में जा सकता है, टो के साइड में, है ना। तो हमारी जो मतलब b/2 से यदि हम बात करेंगे कि इससे आगे ये कितनी डिस्टेंस पे जा रहा है हमारा, उसको हमने क्या माना हुआ है, उसको हमने बोला हुआ है ई, उसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। यदि हमको इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कैलकुलेट किस तरीके से कर सकते हैं हमको इस ई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो ई की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा कितना b/2 और ये हमारा कितना है x बार, माइनस कर देंगे हम x बार से, तो हमको क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा, है ना। यहां तक की चीज क्लियर होगी। अब यहां पर देखो, जब हमको ये पता है कि हमारा इस साइड क्या आ रहा है, हमारा इस वाले साइड में क्या आ रहा है, कंप्रेशन जनरेट हो रहा है ना। तो ये क्या है, हमारा टो है और ये है हमारा हील, है ना। यदि हम इस पे डायरेक्ट स्ट्रेस का कैलकुलेशन करें तो दो तरीके से इस बॉटम पे हम स्ट्रेस का कैलकुलेशन करेंगे, एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट हो रही है और एक तो बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो रही है ना। लोड लगने के कारण डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट हो रही है और बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो रही है। तो हम यहाँ पर बेंडिंग इक्वेशन लगा देंगे और डायरेक्ट स्ट्रेस के लिए लोड अपॉन एरिया लगा देंगे। तो लोड अपॉन एरिया लगा देंगे तो जो भी हमारा वर्टिकल फोर्स है वो डिवाइड बाय एरिया हो जाएगा। उसके बाद यदि हम बेंडिंग इक्वेशन लगा देंगे तो बेंडिंग इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारी बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, ये इक्वेशन का यूज कर लेंगे। अब जब उन दोनों को कंबाइन, यदि हमने सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, यदि हमने डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला लगाया तो ये आया, बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला लगाया तो हमारा ये प्रेशर स्ट्रेस डायग्राम दिख रहा है, और इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो हमको क्या मिल गया, स्ट्रेस का वेरिएशन कुछ इस तरीके से मिल गया हमको, है ना। तो यहां से यदि हम देखते हैं कि हमको एक बात ये समझ में आ रही है कि इस वाले पॉइंट पे स्ट्रेस क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। कोई सी भी स्ट्रेस ले लो, चाहे डायरेक्ट स्ट्रेस ले लो या बेंडिंग स्ट्रेस ले लो, हमको ये चीज समझ में आ रही है कि इसके इस वाले पॉइंट में तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या मिल रही है, हमको मैक्सिमम मिल रही है। तो इस वाले पॉइंट में मतलब क्या, टो पे हमारा क्या होगा, टो पे ही हमको ये समझ में आया। अब देखो हमारा जो डैम है वो कुछ इस तरीके से, हमको ये सामने से सिर्फ इसका क्या साइड व्यू दिख रहा है, ये लेंथ में हमारा 1 मीटर और हमने कंसिडर किया हुआ है इसको। तो हमको जो ये फेलियर मिलेगा ये समझ में आ गया कि वो हमको डैम के टो वाले पार्ट में मिलेगा, लेकिन किस सेक्शन में मिलेगा अभी हमको ये नहीं पता। जब हमको ये चीज़ नहीं पता तो इसके लिए हम सॉम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, कौन सा, प्रिंसिपल स्ट्रेस का। अब उसको निकालने के लिए हमने क्या लगाया, प्रिंसिपल स्ट्रेस लगाया और प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला डिराइव किया, और उससे हमको पता चलेगा कि जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जनरेट होगी किसी क्रिटिकल पॉइंट पे वो कितनी होगी हमारी, वो जनरेट होगी हमारी सिग्मा वी मैक्स सेक स्क्वायर अल्फा माइनस पी डैश टेन स्क्वायर अल्फा, है ना। अच्छा, जब हमने क्या किया, डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस को कंबाइन किया तो कंबाइन करने पर जो वर्टिकल स्ट्रेस मिली हमको वो क्या मिली, मैक्सिमम की यदि हम बात करेंगे तो मैक्सिमम हमको कहां पर मिलेगी, कंप्रेशन मतलब पॉजिटिव, और मैक्सिमम की यदि हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और यदि मिनिमम की बात मतलब टेंशन साइड में कितनी मिल जाएगी, हमको मिनिमम मिल जाएगी, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, सिग्मा वी डिवाइड बाय बी 1 माइनस या प्लस माइनस 6e डिवाइड बाय बी। अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पर समेशन v क्या है, तो जितने भी वर्टिकल फोर्स आ रहे हैं उन सबका सम, b क्या है हमारा बेस विड्थ है टोटल, e हमारा क्या है, इसेंट्रिसिटी ऑफ रिजल्टेंट फोर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ बेस, है ना। ये यहाँ से सेंटर से कितनी दूरी पर जा रहा है हमारा रिजल्टेंट, है ना, वो जो डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसेंट्रिसिटी। और जब हमने इस फॉर्मूले को डिराइव किया तो हमने एक एक का यदि स्ट्रेस वेरिएशन निकाला तो स्ट्रेस वेरिएशन से हमको ये समझ में आया कि जो टो वाला पार्ट है, टो वाले पार्ट में ही हमको, या टो जो है वहां पर ही हमको सबसे ज्यादा क्या मिलने वाली है, कंप्रेसिव स्ट्रेस मिलने वाली है। तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहां पर मिलेगी, हमको टो पे। एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर हमको क्या करना, हमको उस टो पे तो पता चल गया पॉइंट, लेकिन हमको एक पार्टिकल पे जिसपे कि हमको क्रिटिकल पार्टिकल निकालना पड़ेगा। तो क्रिटिकल पार्टिकल निकालने के लिए हमको इस सॉम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस का, है ना। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस से हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, सिग्मा वी मैक्स, मैक्स का मतलब ये प्लस की वैल्यू है ना, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस पी डैश टेन स्क्वायर अल्फा। अब यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये सिग्मा वी मैक्स समझ में आ गया होगा कि सिग्मा वी मैक्स की वैल्यू क्या है, ये कुछ इस तरीके से सेक स्क्वायर। अब बात आती है अल्फा, अल्फा क्या है हमारा, तो ये जो हमारा ये जो डाउन स्ट्रीम साइड है, डाउन स्ट्रीम साइड कितना हमारा झुका हुआ है उसके ये जो एंगल होगा ये हमारा क्या है, एंगल अल्फा है ना। तो डाउन स्ट्रीम फेस ऑफ द डैम मेक्स अल्फा एंगल विथ वर्टिकल, तो ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा,
हमारा ये वाली जो लाइन है ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा बोल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पी डैश। तो पी डैश की यदि हम बात करेंगे इस फॉर्मूले में, तो पी डैश में हमारा बेसिकली तो यदि हम देखते हैं तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और हाइड्रोडायनेमिक फोर्स दोनों इंक्लूड रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमने क्या किया है, हाइड्रोडायनेमिक फोर्स को निगलेक्ट किया है और हमने सिर्फ लिया हुआ है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को, जो जिसकी वैल्यू हमको क्या होती है, पता होती है ना। तो ये इस तरीके से मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू जो हमको टो पे मिलेगी वो कितनी मिलेगी, ये मिलेगी हमको। तो इसको भी हमको क्या करना है, लर्न करना है। अब यदि हम बात करते हैं कि यदि हमारा टेल में हमारा वाटर है ही नहीं है, टेल वाटर मौजूद नहीं है हमारे डैम पे, तो उस कंडीशन पे हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देन इस कंडीशन पे यदि हम बात करेंगे तो जो हमको किसी क्रिटिकल पॉइंट पर जो प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, सिग्मा वी मैक्स सेक स्क्वायर अल्फा के बराबर। ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि क्रशिंग ना हो, तो क्रशिंग ना हो तो उसके लिए हमको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि जो हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है, जो भी हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है वो वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट से, है ना। यदि उससे कम होगी तो हमारा डैम क्या है, क्रशिंग नहीं होगी। लेकिन यदि हमारी सिग्मा की जो प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू आई है किसी पार्टिकल पे, यदि उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, डैम वहां से क्रश कर जाएगा। और क्रश कहां से कर जाएगा, टो वाले पार्ट से, है ना। तो हमको ये समझ में आ गया कि इसके इस वाले पार्ट में तो कंप्रेशन है, कंप्रेशन होने के कारण यहाँ पर टो में ही हमारा क्या आ जाएगा, कंप्रेशन फेलियर आ सकता है या क्रशिंग फेलियर हो सकता है। जबकि इस साइड टेंशन में हमारा, टेंशन में कहां पे आएगी, हमारी टेंशन आएगी हील पे, तो उसी को हम आगे देखेंगे टेंशन फेलियर में। अच्छा, जब हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाली तो प्रिंसिपल स्ट्रेस के साथ साथ हम शियर स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं किसी पार्टिकल में, जिसकी वैल्यू होगी हमारी टाउ नॉट इक्वल टू सिग्मा वी मैक्स माइनस पी डैश इंटू 10 अल्फा। यदि इसको लर्न नहीं भी करते तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है ना, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। और जब टेल वाटर आपका एब्सेंट होगा तो ये फॉर्मूला भी याद करना है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं टेंशन फेलियर की, तो टेंशन फेलियर कहाँ पे आएगा, हमारा हील वाले पार्ट में, है ना। और हम चाहते हैं कि टेंशन फेलियर ना हो, तो हम कोशिश क्या करेंगे कि सिग्मा वी मिनिमम क्या हो जाएगा आपका, समेशन बी डिवाइड बाय बी 1 माइनस 6 ई डिवाइड बाय बी, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए जीरो की। देन उस कंडीशन पे हमारा टेंशन फेलियर नहीं होगा, है ना। जीरो से वैल्यू ज्यादा ही होनी चाहिए, जीरो या इक्वल के, है ना। देन हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद हमको ये समझ में आया कि ये जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमारी b/6 से कम या इक्वल, कम नहीं होनी चाहिए, या बोल सकते हैं कि हमारी जो e की वैल्यू वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, किससे, b/6 से। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारी जो e की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ तक जा सकती है, b/6 तक। किसी भी कंडीशन पे यदि हम बात करते हैं, जैसे यदि हमारा ये यहाँ पर यदि हम बात करते हैं हमारा समेशन h है, ये हमारा समेशन v है ना, ये हमारा समेशन h है और ये हमारा समेशन v है। और इसका जो रिजल्टेंट है वो हमारा क्या है, कुछ इस तरीके से आ रहा है। रिजल्टेंट हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो इसका सेंटर वाला पार्ट ये है, तो सेंटर से ये वैल्यू क्या हमारी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है। इस इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमारी यदि b/6 है ना, इस इसेंट्रिसिटी की वैल्यू यदि हमारी b/6 है तो हमारे डैम पर टेंशन फेलियर नहीं होगा। लेकिन यदि वैल्यू हमारी इसेंट्रिसिटी की b/6 से ज़्यादा चली जाए तो उस कंडीशन पे हमारा जो डैम है वो फेल हो सकता है ना, हो सकता नहीं, डैम फेल हो जाएगा, है ना। तो जितने भी वर्टिकल लोड हैं, वर्टिकल लोड हमारे b/3 के रेंज में यदि आ रहे हैं, है ना, b/6 एंड b/6 मतलब b/3, तो b/3 की रेंज में यदि हमारे वर्टिकल स्ट्रेसेस आ रही हैं या जो वर्टिकल फोर्सेस हैं वो जनरेट हो रहे हैं, तो उस कंडीशन पे हमारा डैम फेल नहीं होगा, है ना। मतलब उस पर किसी तरीके की टेंशन फेलियर मौजूद नहीं होगी। लेकिन यदि इस रेंज से बाहर हमारी इसेंट्रिसिटी जा रही है, मतलब जो हमारी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है वो b/6 से ज़्यादा पहुंच जाएगी, तो उस कंडीशन में टेंशन फेलियर होने के चांसेस हो जाएंगे, है ना। इसेंट्रिसिटी किस तरीके से निकाल सकते हैं ये मैंने बता दिया, b/2 माइनस x बार। ठीक है, यहाँ तक की चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइडिंग फेलियर। तो स्लाइडिंग फेलियर क्या होता है कि कई बार क्या होता है, यदि इस हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू यदि ज्यादा हो गई, इस हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू यदि ज्यादा हो गई तो हमारा डैम क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से स्लाइड कर सकता है अपनी पोजीशन से, है ना। कुछ इस तरीके से हमारा डैम क्या हो सकता है, स्लाइड हो सकता है किसी क्रॉस सेक्शन से, इस तरीके से। तो हमको क्या करना है कि हमारी इस h की वैल्यू, ये जो हमारी जो समेशन मतलब जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उन सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, किससे, फ्रिक्शनल फोर्स से। अब हमको पता है फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है म्यू इनटू n। n हमारा क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मतलब जो भी वर्टिकल फोर्सेस आ रहे हैं, तो वर्टिकल फोर्सेस मतलब समेशन v,
है ना। तो वर्टिकल फोर्सेस मतलब क्या हो जाएगा, समेशन v। तो हम क्या करेंगे कि इस h की वैल्यू को हमेशा कम करना है इस फ्रिक्शनल फोर्स से, तो हमारा स्लाइडिंग नहीं होगी, है ना। तो इसकी वैल्यू हमारी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, h की वैल्यू कम होनी चाहिए, तो हमारा क्या होगा, स्लाइडिंग नहीं होगी, है ना। यहां से यदि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना चाहें तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या निकल के आएगा, म्यू हमारा क्या है, हमारा एक कोफिशिएंट है जिसकी वैल्यू जनरली 0.6 से 0.7 तक वेरी करती है ना। म्यू समेशन v डिवाइड बाय समेशन h, इसकी वैल्यू हमेशा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए 1 से, है ना। तो हमारा सेफ होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, यहां पर अभी हमने सिर्फ इस इतने पार्ट में सिर्फ हमने फ्रिक्शनल फोर्स को ही कंसीडर किया है या फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को ही कंसीडर किया है। यदि हम साथ में इसी के साथ में यदि हम बॉन्ड स्ट्रेंथ और शियर स्ट्रेंथ को भी कंसीडर कर लें तो हमारा जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, Q इंटू बी इंटू 1। मतलब यहां से जब ये टूटेगा यहां से, तो इसका ये क्रॉस सेक्शन ये वाला पार्ट बोल रहा है ये B, है ना, और B इंटू 1, 1 हमारी क्या है, लेंथ है ना, और ये हमारी क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है Q, है ना। तो जब हमने शेयर स्ट्रेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ को भी हमारे किसके साथ कंसीडर कर लिया, फ्रिक्शन के साथ, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस का, म्यू समेशन V प्लस Q इंटू बी इंटू 1। अब यदि हम बात करते हैं, यहां पर हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाली थी, तो इसी फैक्टर ऑफ सेफ्टी में यदि हमने शेयर स्ट्रेंथ को भी कंसीडर कर लिया तो हमारा जो फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ सेफ्टी है तो वो हमारा क्या बन जाता है, शेयर फ्रिक्शन फैक्टर। अब जो शेयर फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू है ये ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए, तो हमारा क्या है, जो है हमारा जो सेप्टर ऑफ सेफ्टी है वो हमारा क्या रहेगा, ओके रहेगा। यदि इससे ज्यादा वैल्यू हो जाती है तो हमारा स्लाइडिंग फेलियर होने के चांसेस हो जाएंगे। अब अभी तक हमने जो ये सारे फेलियर पढ़े, कौन कौन से फेलियर पढ़ा, ओवरटर्निंग फेलियर पढ़ा, क्रशिंग फेलियर पढ़ा, टेंशन फेलियर पढ़ा और स्लाइडिंग फेलियर पढ़ा। अब यहां से एक चीज समझ में आई कि जैसे यदि हम बात करते हैं ओवरटर्निंग फेलियर हमारा कहां पर होता है, टो में होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं क्रशिंग फेलियर कहां पर हो रहा है, हमारा टो पे हो रहा है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं टेंशन फेलियर कहां पर हो रहा है, हील पे हो रहा है ना। और स्लाइडिंग तो हमारी कहीं पे भी हो सकती है ना, तो स्लाइड कर सकता। तो वही है कि जब हमारा रिजर्वायर पूरी तरीके से फुल है तो हम क्या क्या चीजें चेक करेंगे, ओवर टर्निंग को चेक करेंगे टो पे, क्रशिंग को चेक करेंगे टो पे, और टेंशन फेलियर को चेक करेंगे हम हील पे। लेकिन जब हमारा रिजर्वायर एम्प्टी कंडीशन पे होगा तो उस कंडीशन पे हम सिर्फ टेंशन फेलियर ही चेक करेंगे, है ना, क्योंकि हमारा टेंशन में है ना, और टेंशन में हमको समझ में आ रहा है क्या कहां पर होता फेलियर। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम, है ना, एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम। तो ग्रेविटी डैम मतलब क्या है, एलिमेंट्री प्रोफाइल का मतलब हम यहाँ पर चेक करना चाहते हैं या कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमारे डैम की विड्थ कितनी आएगी और हाइट कितनी आएगी, है ना। तो उसको किस तरीके से निकालेंगे हम, तो ये एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम पे क्या है हमारा, कि सपोज करो कि हमारे डैम में टेल वाटर एब्सेंट है और सिर्फ उसमें क्या लग रहा है, उसमें सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है हमारा किस साइड से, अप स्ट्रीम साइड से, है ना। देन उस कंडीशन पे यदि हम बात करेंगे कि जो उसकी प्रोफाइल बनेगी किसकी, अप स्ट्रीम साइड पे जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी जो हमारी प्रोफाइल बनेगी, सेम उसी के जैसे ही हमारा क्या बनेगा, एलिमेंट्री प्रोफाइल बनेगी ग्रेविटी डैम की, ठीक है। वही लिखा है, एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम इज सिमिलर टू शेप ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जितनी इसकी वैल्यू होगी और जितनी इसकी वैल्यू होगी उसी के बराबर हम इसको क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं एज पर यूएसबीआर का मतलब अभी बताया था यूनाइटेड स्टेट ब्यूरो रिक्लेमिनेशन ने ये बोला है कि यहां पर आपका क्या है, अभी तो आपका क्या लग रहा था, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, साथ में आपका अपलिफ्ट फोर्स भी लग रहा था। तो इसी को इसने क्या बोल दिया कि ये जो वैल्यू होगी ये क्या है हमारी सी को, आप इसने क्या बोला, अपथ्रस्ट बोला है। और ये अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू के बारे में इसने बताया कि अपथ्रस्ट प्रेशर कितना जनरेट होगा हमारा, सी यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू एच के बराबर। यदि हम अपथ्रस्ट प्रेशर को कंसिडर कर रहे हैं तो सी की वैल्यू को 1 लेंगे, और यदि हम इसको निगलेक्ट कर रहे हैं तो सी की वैल्यू को क्या कर देंगे, हम 0 कर देंगे, ठीक है। तो कहीं पे भी यदि अपथ्रस्ट को कंसीडर किया है तो सी की वैल्यू को 100% मतलब 1 लेकर चलना है, और यदि अपथ्रस्ट को नेग्लेक्ट कर दिया तो वहां पर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम की एनालिसिस की, मतलब हमको कैलकुलेट करना है कि विड्थ कितनी होगी और हाइट कितनी होगी डैम की, है ना। तो सबसे पहला केस है हमारे व्हेन द रिजर्वायर इज एम्प्टी, जब हमारा रिजर्वायर है ना कैसा है, हमारा एम्प्टी है ना, रिजर्वायर में बोल सकते हैं कि पानी नहीं है, उस कंडीशन पे यदि हम बात करेंगे तो हमने निकाला था जो वर्टिकल स्ट्रेसेस है, वर्टिकल स्ट्रेसेस हमने निकाला था, फॉर्मूला निकाला था वर्टिकल स्ट्रेसेस का, क्या निकाला था, वर्टिकल स्ट्रेसेस का फॉर्मूला यहाँ पर समेशन भी ये निकाला था ना, ये है ना। अब यदि हम बात करेंगे इसी के हिसाब से हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि टो में हमारा
कितनी वैल्यू आएगी और हील में हमारी वैल्यू कितनी आएगी। तो वर्टिकल स्ट्रेसेस कितनी है, समेशन V डिवाइड बाय B 1 प्लस माइनस 6E डिवाइड बाय B। अब यदि हम बात करते हैं कि यहाँ पर सिर्फ इस टाइम पे हमारा सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स आ रहा है, सेल्फ वेट, मतलब W बस जा रहा है, जितने भी वर्टिकल फोर्स है मतलब W की बस बात हुई है। तो W की बस बात हुई है तो ये एक्ट कहाँ पर हो रहा है, B/3 पे, है ना। जब ये B/3 पे एक्ट हो रहा है तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू को हम मैक्सिमम लेंगे तो कितना कंसीडर करेंगे, B/6 के बराबर। और इस पे हम E की वैल्यू को यदि B/6 यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमारा जो मैक्सिमम मतलब कंप्रेशन साइड में जो हमारी वैल्यू आएगी सिग्मा मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारी, W 2W डिवाइड बाय B, और सिग्मा मिनिमम कितना आएगा हमारा 0 आएगा। तो हमको यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जब हमारा रिजर्वायर एम्प्टी होगा तो टो पे जो इसकी ये टो वाला पार्ट है और ये हमारा क्या है, हील वाला पार्ट है ना। तो जो हील पे यदि हम बात करेंगे तो हील में जो प्रेशर बनेगा या जो हील में जो वर्टिकल स्ट्रेसेस जनरेट होंगी वो कितनी जनरेट होंगी, 2W/B के बराबर। उसके बाद यदि हम मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम कितनी आएगी, टो पे 0 आएगी। हील पे यहाँ पे कितनी आएगी, 2W/B, और टो में कितनी आएगी, वैल्यू 0 आएगी। इतनी चीज समझ पे आ गई। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं व्हेन रिजर्वायर इज फुल, जब हमारा रिजर्वायर क्या है, फुल है ना, तब इस पे हम देखेंगे तीनों केस अपने, टेंशन फेलियर, स्लाइडिंग फेलियर और क्रशिंग फेलियर, है ना। अभी तो हमारा क्या था, ये किस तरीके का था, हमारा रिजर्वायर एम्प्टी था। तो जब ये एम्प्टी था तब हमने देख लिया कि हील पे जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं वो कितनी जनरेट हो रही हैं, 2W/B, और टो पे जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं वो कितनी जनरेट हो रही हैं, 0। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं व्हेन रिजर्वायर इज फुल। अब जब ये रिजर्वायर फुल है और तो पहला केस हम इसमें देख रहे हैं टेंशन फेलियर का। तो टेंशन फेलियर में यदि हम बात करेंगे कि ये हमारी टोटल क्या है, H है, ये हमारी क्या है, B है, और हमने बात कर ली थी कि जो हमारा रिजल्टेंट है वो वेरी कहाँ पे करना चाहिए, कुछ इस तरीके से 1/3 रूल को फॉलो करते हो, B/3 B/3 B/3, क्योंकि हमारी जो इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है वो कितनी थी हमारी, B/6। इसमें हमारा फेल नहीं होगा तो ये हमको रेंज मिल गई। तो B/6 और B/6 हमारा क्या हो जाएगा, B/3, इतनी रेंज में ये रह सकता है ना। सेंटर से हमारा B/6 उस साइड, B/6 इस साइड, मतलब B/3, तो हमारा टोटल बन जाएगा B/3 B/3 और B/3, है ना। इस पे यदि हम बात करें तो वर्टिकल फोर्सेस हमारा क्या है, W, है ना, और अब थ्रस्ट फोर्स हमारा U लग रहा है और हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारा क्या है, P। अब ये सारी चीज हमने निकाल ली। W क्या है, जो वर्टिकल फोर्सेस है, इसको यदि हम कैलकुलेट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, एरिया 1/2, मतलब यदि इसका सेल्फ वेट निकालना चाहे तो सेल्फ वेट क्या हो जाएगा, 1/2 यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट इंटू B इंटू H, है ना। ऐसे यदि हम U निकालना चाहें तो U भी कैलकुलेट कर सकते हैं। U कैसे निकल के जाएगा, अब थ्रस्ट प्रेशर B इंटू 1, है ना, मतलब इसका एरिया, मतलब यदि हम यहाँ से अब थ्रस्ट प्रेशर को भी कंसिडर कर लें तो कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। और इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी है हमारी, C यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू H, है ना, और इसका एरिया निकाल लेंगे तो हमको U मिल जाएगा। ऐसे हम यदि P की बात करें तो यहाँ पर हमारा वाटर पूरी तरीके से फुल है ना, क्योंकि हमने पहले ही कंसिडर कर लिया व्हेन रिजर्वायर इज फुल। देन इस कंडीशन पे हम क्या बनाएंगे, एक हमारी प्रोफाइल बन जाएगी, हाइड्रोस्टैटिक प्रोफाइल बनेगी, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसका एरिया तो हमको क्या मिल जाएगा, P = 1/2 यूनिट वेट ऑफ वाटर H² इंटू 1। अब हम क्या करेंगे, इस टो के अबाउट में इसका मूवमेंट ले लें। टेंशन फेलियर में हमने क्या किया, टो के अबाउट में मूवमेंट ले लिया। तो टो के अबाउट में जब मूवमेंट लेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन पे ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो जो फाइनल इक्वेशन बनेगी हमारी वो क्या बनेगी, B/H = 1 डिवाइड बाय GC - C, है ना। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमको कहीं पे मिलेगा यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, जिसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉन्क्रीट के बराबर होगी, है ना। अब हम चाहते हैं कि टेंशन ना हो तो हम जो B की वैल्यू जो प्रोवाइड करेंगे कि B की वैल्यू क्या होनी चाहिए, B की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल होनी चाहिए किससे, H डिवाइड बाय √G - C। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को याद रखना है ना। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को आपको क्या करना है, याद करना है। बाकी सारी चीजें आप छोड़ सकते हैं, है ना। तो जब टेंशन फेलियर है और फुल रिजर्वायर की कंडीशन है, एक तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये भी एग्जाम पे आता है कि एम्प्टी कंडीशन पर, क्योंकि ये तो मैक्सिमम सारे लोग याद कर लेते हैं लेकिन ये भूल जाता है ना। तो याद रखना कि यहाँ पर यदि हम बात करते हैं हील में कितना जनरेट होगा तो 2W/B, और यहाँ पर जो जनरेट होगा टो में वो कितना जनरेट होगा, 0। नेक्स्ट यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो B के नो टेंशन फेलियर के लिए यदि हम बात करेंगे तो कितनी होगी, ब्रेड्थ की वैल्यू B ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या होगी, H डिवाइड बाय √GC - C, ठीक है। अब यदि आपने अब थ्रस्ट को यदि आपने क्या कर दिया है, निगलेक्ट कर दिया है, तो C की वैल्यू को यहाँ पर 0 कर दोगे तो ये वैल्यू जो मिलेगी आपको वो क्या मिलेगी, B > और इक्वल टू H बाय √GC,
है ना, सी इक्वल टू 0 हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइडिंग फेलियर। तो स्लाइडिंग फेलियर में हमने यहाँ पर देखा था ये वैल्यू, अब सिर्फ हमको इस वाले पॉइंट में क्या करना है, वैल्यू उठा के पुट करनी है। यहाँ पर क्या है, समेशन वी मतलब जितनी वर्टिकल फोर्सेस है, तो वर्टिकल में आपका क्या आ रहा है, डब्ल्यू लग रहा है और यू लग रहा है, तो आप क्या कर दोगे, डब्ल्यू माइनस यू कर दोगे, है ना। और समेशन एच में क्या है आपका पी लग रहा है, तो हमने सिर्फ यहाँ पर क्या कर दी, इनकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया। और पुट करने के बाद हमारा जो केस बनेगा नो स्लाइडिंग का केस, वो क्या निकल के आएगा कि b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिवाइड बाय h। और यहाँ पर ये म्यू तो था ही साथ में साथ, तो म्यू देखो स्लाइडिंग फैक्टर है तो म्यू तो साथ में होगा ही होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, म्यू जीसी माइनस सी। अब यदि आपने अपथ्रस्ट प्रेशर को यहाँ पर भी निगलेक्ट कर दिया तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और आपका फॉर्मूला बन जाएगा b ग्रेटर और इक्वल टू h डिवाइड बाय म्यू जी सी, है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्रशिंग फेलियर। तो क्रशिंग फेलियर में हमने जो देखा था, किसी भी पार्टिकल में जो स्ट्रेसेस आई थी हमारी, क्या आई थी, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा मैक्स सेक स्क्वायर अल्फा माइनस पी डैश टेन स्क्वायर अल्फा, है ना। इसी को उठा लो। और यदि हमारा इस पर भी यदि हम बात करें कि हमारा सपोज इस पर इस डायग्राम पर दिख रहा है टेल वाटर हमने कंसिडर नहीं किया है, जब टेल वाटर को हमने कंसिडर नहीं किया तो यहाँ पर जो स्ट्रेसेस आएंगी सिग्मा वी मैक्स सेक स्क्वायर अल्फा के बराबर आएगी। अब सिग्मा वी मैक्स की वैल्यू की यदि हम बात करते हैं तो सिग्मा वी मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारी 2w/b, है ना। इसकी जो वैल्यू आएगी हमारी वो क्या आएगी, यहाँ से हमने उठा लिया 2w/b, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो क्या निकल के आई है 2w/, ये देखो ये अलग है ना, ये इतना है और ये इतना है, तो सिग्मा वी मैक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 2w/b, है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि ये W क्या है, तो ये W हमारे पास जो वर्टिकल फोर्सेस है। अब वर्टिकल फोर्स क्या है हमारे पास, यहाँ पर यदि हम देखें तो ये W आ रहा है और ये U आ रहा है, तो हम W माइनस यू कर देंगे, है ना। इसको आप ये लिख सकते हो कि समेशन V लिख सकते हो। यहाँ पर भी आप जो भी आपने लिखा हुआ है यहाँ पर इसको V लिखो, 2V जो भी वर्टिकल फोर्सेस है ना। तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे जो भी वर्टिकल फोर्सेस हैं, तो वर्टिकल फोर्सेस हम यदि हमारे क्या हो जाएंगे, W मतलब यहाँ से W जा रहा है और यहाँ से U जा रहा है, तो क्या हो जाएगा W माइनस यू, है ना। तो इस पे यहाँ पर यदि इसको अब इसकी वैल्यू W की वैल्यू और U की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा हम देख रहे थे हमारा क्रशिंग फेलियर में भी हमने डिस्कस कर लिया था। क्रशिंग फेलियर में हमने डिस्कस कर लिया था कि जो हमारी हाइट है वो लेस देन होगी या इक्वल होगी किसके, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर जीसी माइनस सी प्लस 1 के, है ना। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर रिमेंबर रखना है ना, रिमेंबर करना है ये फॉर्मूले को। उसके बाद कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। टू बी सेफ साइड, यदि हमको सेफ साइड जाना है तो मैक्सिमम हाइट हम कितनी कंसीडर कर सकते हैं। अब मैक्सिमम हाइट हम कितना ले सकते हैं, यहाँ पर देखो यदि इस फॉर्मूले में यदि हम बात करते हैं कि जो सी की वैल्यू है, यदि सी की वैल्यू को हम 0 कर दें, सी की वैल्यू को हम 0 कर दें तो ये वाली जो वैल्यू मिलेगी हमको, है ना। यहाँ पर देखो यदि यहाँ पर मान लो सी की कुछ वैल्यू है यदि हमारे पास, यदि हम इस सी की वैल्यू को हमने क्या कर दिया 0 कर दिया, तो ये वाला जो टर्म है ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हमको वैल्यू मिलेगी जीसी की वैल्यू वो ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पर तो क्या हो रही थी, जीसी की वैल्यू मान लो सपोज दैट 10 है आपकी, 10 में मान लो आपने 5 को माइनस कर दिया तो आपकी ये वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, 5 + 1 करके 6 हो गई वैल्यू, उसके साथ इससे मल्टीप्लाई किया, है ना। तो ये वैल्यू हमारी सी के होने से क्या हो रही है, ये वैल्यू कम हो रही है, जिसके कारण इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है। अब हमने क्या कर दिया, सी वाला टर्म ही यहाँ से जो हमारा सी है मतलब अपथ्रस्ट प्रेशर है, उस सी की वैल्यू को ही कम कर दिया। तो सी की वैल्यू को कम कर देंगे तो हमको ये पूरा टर्म ज़्यादा मिलेगा, ये टर्म ज़्यादा मिलेगा तो ये वैल्यू हमारी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। मतलब हम मैक्सिमम जो एच की जो मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं वो कितनी प्रोवाइड कर सकते हैं हम, मैक्सिमम वैल्यू जो एच की प्रोवाइड करेंगे, जो हाइट डैम में प्रोवाइड करेंगे वो प्रोवाइड करेंगे हम FC डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर GC + 1 के बराबर, है ना। ये क्या है आपकी मैक्सिमम हाइट ऑफ डैम, है ना। इस हाइट तक हमारा डैम में क्रशिंग फेलियर नहीं होगा, लेकिन यदि इससे ज़्यादा हाइट ले ली तो हमारी डैम में क्रशिंग फेलियर आ जाएगा, है ना। कुछ पॉइंट है जिनको डिस्कस कर लेते हैं। हाइट ऑफ डैम, यदि हमारी किसी भी डैम की हाइट यदि वो हमारी एच मैक्स से कम है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लो ग्रेविटी डैम बोलते हैं, है ना। हाइट के हिसाब से इसको स्टार्टिंग में ही डिस्क्राइब कर दिया था। ऊपर दूसरी चीज़ यदि हम बात करते हैं कि यदि हमारी हाइट ऑफ डैम, किसी भी डैम की हाइट यदि ग्रेटर है किससे, एच मैक्स से, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाई ग्रेविटी डैम। उसके बाद हमने यहाँ पर देख लिया, हमने इसको किससे निकाला, हमने इसको प्रिंसिपल स्ट्रेस से निकाला है। और यदि शियर स्ट्रेस की बात करें तो शियर स्ट्रेस को हम यदि कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमारा फॉर्मूला था उस पर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा टाउ इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ वाटर H/√GC - C, है ना। तो इस तरीके के आप देख रहे हैं इतने सारे फॉर्मूले हैं। अब इन सारे फॉर्मूले के डेरिवेशन करना और एक ही दिन में इन सारे
जो कॉन्सेप्ट हैं वो सीख नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा है आप क्या करो, जिन भी जहाँ पर भी हमने क्या किया है, रेड बॉक्सेस में हमने क्या किया, फॉर्मूले को क्लोज किया है, आप उन फॉर्मूले को बस अच्छे से याद रखो, है ना। 1 से 1.5 घंटे में आपका ग्रेविटी डैम और रिजर्वायर आपका पूरा क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है ना। अब कुछ क्वेश्चन है। अच्छा, अभी तक जो एलिमेंट्री प्रोफाइल हमने देखी है ग्रेविटी डैम की, वो पूरा क्या था, थियोरिटिकल बेस्ड था, ऐसा बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि हम बात करते हैं प्रैक्टिकल प्रोफाइल क्या है ग्रेविटी डैम की, तो ग्रेविटी डैम की जो प्रैक्टिकल प्रोफाइल होगी उसका जो एनालिसिस है वो इस तरीके से है कि यदि इसकी टॉप की यदि विड्थ पता है, तो इस विड्थ के हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, सारी वैल्यू निकाल लेते हैं कि कौन सी चीज़ क्या होगी। जैसे ए ये है, यदि ए हमको पता है तो उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा। जनरली ये अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे नहीं पूछा गया है, लेकिन आरजीपीवी में इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, है ना, 7 सेम में या 6 सेमेस्टर में यदि बात करते हैं, जिस पे भी हमारा इरिगेशन वाला पार्ट रहता है, डैम वाला पार्ट रहता है, उसमें इससे बेस्ड क्वेश्चन हमारे आते हैं। लेकिन अभी तक कंपटीशन में अभी इस पर बेस्ड अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। यदि हम इसकी टोटल बात करें, ये कितना है हमारा, तो a/16 प्लस यदि हम ऑफसेट और इसको जोड़ देंगे तो हमको टोटल बेस मिल जाएगी। उसके बाद यदि हम बात करते हैं ये टोटल हाइट की, तो ये टोटल हाइट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यदि आपको a पता है तो आप कैसे निकाल सकते हो, h निकाल सकते हो a/0.14 से, है ना। उसके बाद ये हो गया हमारे पास फ्री बोर्ड। उसके बाद यदि हमको ये वैल्यू चाहिए तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2a/√g के बराबर। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या कर दी, स्लैंटिंग कर दी। स्लैंटिंग के बाद यदि हम बात करेंगे कि ये कितनी स्लैंटिंग प्रोवाइड की है, यहाँ से कितना हाइट नीचे आना, तो ये कितना हो जाएगा, 3.1a/√g। उसके बाद ये जो है हमारा, ये जो कितना दिया हुआ, ये ऑफसेट कितना है, तो a/16 का है, और b की वैल्यू मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये वैल्यू है, ये कितनी हमारे पास, h/√g के बराबर, है ना। तो ऐसा प्रैक्टिकल प्रोफाइल जो होती है ग्रेविटी डैम की कुछ इस तरीके की होती है। अब यदि हम बात करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट लिमिटिंग हाइट कैलकुलेट करने के लिए बोला क्वेश्चन पे, ऑफ लो ग्रेविटी डैम विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जिसपे आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की दी हुई है, कितनी दी हुई है, 2500 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट वेट ऑफ वाटर दिया हुआ है 9.8 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, एंड आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है कितनी, कंक्रीट की 2.4। तो लिमिटिंग हाइट निकालना है, तो लिमिटिंग हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एच मैक्स की यदि हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ डिवाइड बाय यूनिट वेट वाटर GC प्लस सी, है ना, GC प्लस सी। सॉरी, सी की वैल्यू तो यहाँ पर 0 कर ली, GC माइनस C प्लस 1, है ना। तो सी की वैल्यू हमारी 0 हो गई, ये फॉर्मूला लिखा हुआ, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, GC प्लस 1, है ना। अब इस पे वैल्यू पुट कर दो तो एच मैक्स निकल कर आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, यूनिट वेट ऑफ वाटर की 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। GC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2.4 प्लस 1, है ना। तो एच मैक्स यहाँ से इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना जाएगा, ये 9.81 मल्टीप्लाई हमारे पास हो जाएगा 3.4, है ना। इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2500 डिवाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाई 3.4, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 74.95 मीटर, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो इस वाले क्वेश्चन पे यदि हम बात करते हैं, क्वेश्चन पे आपको गिवन था एलिमेंट्री प्रोफाइल डैम की विथ निगलेक्टिंग अपलिफ्ट प्रेशर। इस पर क्वेश्चन पे बोल दिया है अपलिफ्ट प्रेशर को क्या करना है, निगलेक्ट करना है। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट अलाउएबल हाइट, और आपको क्वेश्चन पे जी की वैल्यू गिवन है। जी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है क्वेश्चन पे, 2.56, है ना। ये क्वेश्चन पे आपको वैल्यू गिवन है, आपको निकालना है कि ये हाइट कितनी होगी, और अपलिफ्ट प्रेशर को आपने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। देन आप क्या लगा सकते हो यहाँ पर फॉर्मूला, आप लगा सकते हो फॉर्मूला B इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिवाइड बाय H डिवाइड बाय √GC माइनस C। तो C को आपने निगलेक्ट कर दिया तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर सिर्फ G बनेगा। तो यहाँ से H निकाल सकते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, B इंटू √GC ग्रेटर एंड इक्वल टू H, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ये कितनी आ जाएगी, B की वैल्यू है 25, √GC की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.56 ग्रेटर देन और H, तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेस देन और इक्वल टू 2.5 2.56 इंटू 25, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 40 मीटर। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 40 मीटर। 40 मीटर से ज़्यादा की हाइट जो H की जो वैल्यू होगी वो लेस देन और इक्वल टू होगी कितनी, 40
मीटर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सारा आपको ग्रेविटी डैम और रिजर्वायर वाला चैप्टर जो है वो आपका फिनिश हो गया है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, और जहां पर यदि ग्रेविटी डैम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको नहीं बनता तो आप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि जो हमारी PDF है इस पूरे चैप्टर की, वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो वहाँ से उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो और वहाँ से उसको डाउनलोड करके एक बार पढ़ सकते हैं। अब पढ़ने के लिए भी आपके पास मैंने बता दिया कि आपको जो बॉक्स में जो वैल्यू बंद है सिर्फ वो फॉर्मूले पढ़ने हैं, और 1-2 बार, कम से कम 3 बार आपको इस वीडियो को एग्जाम से पहले देख कर जाना है, तो आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बार बार रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहो। ओके, थैंक यू।